हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज वापस से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को, जहां पर हम आज अपने प्राचीन उत्तर प्रदेश से संबंधित वो सभी बातें आज कवर कर लेंगे। और यहां पर मैं ये इस चीज की गारंटी भी देता हूं कि आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बशर्ते आपको एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया तरीके से उसको अपने दिमाग के साथ साथ अपने प्रैक्टिस में भी उतारना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हमारे यहां से जो क्वेश्चन है वो हमारे बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, वीडियो एंड पीडीएफ नॉट अपलोडेड यट, प्लीज टॉक टू देम। अभी जो है वो सुबह ही मैंने जो इस कल की क्लास की जो पीपीटी और पीडीएफ था वो मैंने दे दिया है। और आज जो है वो टीम से मेरी बात है 8 बजे, तो वो सारी चीजें आज आपकी क्लियरिफाई हो जाएंगी। ठीक है। पाखी, अच्छा यहाँ पे प्रज्ञा बोले सर अपलोड हो गई है, देखो तो एक बार पाखी आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए आपके साथ के स्टूडेंट बोले कि अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए जल्दी से अपना अपना जो है एक बार गुड इवनिंग करके या आप अपने हैंड रेस करके सब कुछ अगर आपको अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है तो एक बार आप मुझे बता देंगे, जिससे कि इस क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सके और चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाए। ठीक है। तो हमारे साथ शिखा जुड़ गए हैं, फिर उसके बाद से हमारे साथ जो है अंश्रेया यादव, देन उसके बाद से करुणा, सोनम, ठीक है, विकास, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में मौर्य एम्पायर में क्या परिवर्तन आया, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसी चीजें जो जानना जरूरी है। फिर उसके बाद से गुप्ता एम्पायर में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से हमारे उत्तर मौर्य काल और उत्तर हमारे जो गुप्ता पीरियड में कुछ परिवर्तन थे उनके ऊपर भी बातें करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ना केवल आपके ऑप्शनल एमसीक्यूज के लिए बल्कि आपके जो मेंस के एग्जाम है वहां पर भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूपी पीसीएस मतलब उत्तर प्रदेश से जीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए कोमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपका अपलोड हो जाता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले जो कल सिखाया था वो याद है कि नहीं, श्रेय, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जो कल सीखा था उसके ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं, है ना। हाँ, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करो तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। बिल्कुल स्किप कर सकते हो नहीं तो कोमला। तो अगर हम यहाँ पर जो हमने कल सिखाया था सबसे पहले उसकी टेस्ट लेते हैं। तो जितने लोग तैयार है कल जो हमने पढ़ाया था उस पर टेस्ट देने के लिए, वो जल्दी जल्दी से अपने हाथ उठा देंगे, सर हम है तैयार, ताकि हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो यहाँ पर रेडी होकर के आए हैं और जो नहीं रेडी होकर आए उनसे भी पूछेंगे। ठीक है ना विकास। तो यहाँ पे प्रज्ञा बोले सर हम तैयार है, हिमांशु ने बोला सर एकदम हम तैयार है। जितने लोग तैयार है मैं उनसे जरा एक बार देख ले रहा हूँ। प्रज्ञा के बाद हिमांशु ने अभी तक हाथ उठाया, सर वो तैयार है, बाकी के लोग रेडी नहीं है क्या? अच्छा, अब्दुल बोला कि कल सर हम कल की क्लास मिस किए थे, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज उसको देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है। तो शिखा बोले सर मेरी पहली क्लास है, कोई बात नहीं। करुणा बोले सर हम तैयार है। तो प्रज्ञा, हिमांशु और करुणा अभी तक 3 ही लोगों ने हाथ उठाया। बाकी के लोग जरा जल्दी जल्दी फटाफट से हैं। विकास, चलो देख लेते हैं। श्रेय, अंश्रेया, अविनाश, गौरी शंकर, जितने लोग कल थे उनकी बात कर रहा हूं, नितिन, है ना। देन उसके बाद से शशांक वर्मा, सारस्वत, है ना, सोनाली, डर गए वो लग रहा है जवाब देने से। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो कल हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा था, उनके ऊपर पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स द डेड पर्सन हेड टुवर्ड्स इन द वेस्ट साइड। तो सबसे पहले कौन जवाब देगा? विकास, जरा जवाब दो जल्दी से मुझे कि इनमें से किस जगह पर हमको मृत व्यक्ति के शरीर पश्चिम दिशा में दिखाई दिए। जल्दी जल्दी फटाफट। सबसे पहले विकास अगर जवाब देंगे तो मुझे मजा आएगा। प्रज्ञा, हिमांशु, जितने भी लोग हैं, जल हमने क्या पढ़ा था, कौन सी जगह थी? तो ये थी हमारी जो मेसोलिथिक साइट है जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल बोलते हैं, मध्य पाषाण काल की साइट है। और उस जगह का नाम क्या है? जल्दी से। तो अभी तक मुझे लग रहा होगा मैं जब पीछे मुड़ूंगा तो मुझे जवाब दिखाई देगा। तो ये हमारे मध्य पाषाण काल की हमारी साइट है
और इस जगह का नाम है। जितने लोग बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए, अरे जवाब नहीं आ रहा है? मैं सोच रहा था अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी गाइस, मैंने जो है वो सराय नाहर, तो यहाँ पे सराय नाहर राय जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मुझे कमेंट जो है ना अपडेट नहीं हुए थे, तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए सराय नाहर राय। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? प्रतापगढ़ में। तो सराय नाहर राय के ऊपर टिक करना है, आप यहाँ पे नंबर पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एक्सकेवेशन द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस इन द इंडिया इज, जो मिले हैं दैट वाज द लुहरा देव लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पर हमको लुहरा देव देखने को मिलेगा, जहां पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य हमको देखने को मिले? जल्दी से। तो फिर से लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है कि श्रेय का जवाब सबसे पहले आया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं है सही है कि नहीं। फिर उसके बाद से किसका जवाब आ रहा है? अनूप ने भी जवाब दे दिया है कि सर होना चाहिए संत कबीर नगर। तो भैया दो लोगों ने सही जवाब दिया है, संत कबीर नगर। मुझे लगता है सभी का जवाब सही होना चाहिए, संत कबीर नगर इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हमारे सामने मध्य पाषाण काल की कुछ साइट लिखी हुई है, सराय नाहर, चोपनी मांडो, महादाहा और दमदमा। आपको बताना है कि ये साइट्स में से हमारे कौन सी साइट प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज में देखने को मिलेगी? इनमें से कौन सी साइड प्रयागराज में देखने को मिलेगी? जल्दी से फटाफट जवाब आना चाहिए। तो चलिए जवाब आना शुरू हो चुका है, मतलब यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और उधर से आवाज आ रहा है। सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर अब्दुल, हमारा जो सही जवाब है वो है चोपनी मांडो, ये प्रयागराज में है। बाकी के तीनों जो है ये हमको प्रतापगढ़ में देखने को मिलेंगे, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाकी के तीनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा है? चोपनी मांडो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह पर हड्डियों सहित उपकरण, सींगों से बने आभूषण मिले हैं, जो कि धारदार वाले हमारे धारवार थे। कौन सी जगह है जहां पर आपको हड्डियों से बने आभूषण और आभूषण मिले हुए? बताइए जल्दी से। तो यहां पर कौन सी है? तो यहां पर जनता बोले सर महादाहा और सराय नाहर। सारस्वत का मानना है सर महादाहा और सराय नाहर होना चाहिए। यहां पर चोपनी मांडो अनूप बोल रहे हैं सर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे मृग श्रृंग जैसे ही आया तो हमने वहां पर आपको बताया था, मृग श्रृंग मतलब हमारे जो हिरन है उसकी जो सींग होती है उससे बना हुआ आभूषण पहनते थे। ये दो जगह थी, एक थी हमारी चोपनी मांडो और दूसरी महादाहा। तो दोनों के ऊपर हमको टिक करना है, चोपनी मांडो सीएम यहां पर लिख दिया और दूसरी है महादाहा। बहुत बढ़िया। अरे भाई क्लियर हो रही कि नहीं? ये सारे तुम्हारे यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चावल के प्रमाण सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में हमारे 8000 बिफोर क्राइस्ट से 9000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में कहां पर मिले? सबसे पहले हमारे जो चावल के प्रूफ है वो हमारे नौ पाषाण काल में कहां पर मिले? अरे भाई साहब यहां से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं कि जवाब आ रहा है। सरस्वत बोले है सर कोहली डवा, कोहली डिहवा के ऊपर टिक करना चाहिए। तो कोहली डिहवा, कोहली डिहवा, कोहली डिहवा, जितने लोग बोल रहे हैं कोहली याद कर लो, डिहवा ये हमारे नौ पाषाण काल की साइट है। जो अब्दुल कल आपको वीडियो देखना पड़ेगा अगर नंबर यहां से लेके आने हैं तो, ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका कोहली डिहवा। न्यूलिथिक साइट ऑफ यूपी, हमारे उत्तर प्रदेश की सर मुझे एक बार अनम्यूट कर दे, करुणा बोले। ठीक है अभी कर देंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं, कल वाले क्वेश्चंस कल के क्लास पे फिर हम बात करेंगे। नौ पाषाण काल जो है इसकी हमारे जो साइट है उनके बारे में बताइए। मेरठ और सहारनपुर, हम नौ पाषाण काल की बात कर रहे हैं, स्टोन एज की बात कर रहे हैं। ये हमको प्रज्ञा लेकर के जा रही है ब्रॉन्ज एज में, कॉपर ब्रॉन्ज एज में लेके जा रही है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हिमांशु क्या होना चाहिए? तो यहां पर हिमांशु ने मुझे बताया सर कोहली डिहवा और महागढ़ा। हिमांशु ने यहां पर बिल्कुल सही पिक किया है, इना चौलबे, हिमांशु प्रज्ञा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर याद रखना है कोहली डल क्लियर है भाई साहब? ये दो जगह थी, दोनों जगह हमारी कहां पर है? आधुनिक प्रयागराज में है, आधुनिक प्रयागराज में है। क्लियर हुई बात? प्रज्ञा जो गलती कर रहे थे कोहली डिहवा, कोहली डिहवा श्रेय जो है इसका जो सही जवाब होगा राइस का। हमने वहां पर जो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य जो है वो हमको देखने को मिलेंगे लहुरदेवा में, लेकिन यहां पर हमने चावल के सबसे पहले, धान जिसको कल हमने बोला था पैडी धान, उसके प्रूफ हमको सबसे पहले देखने को मिलेंगे कोहली डिहवा में। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई साहब?
यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए है। अब हम लोग पाषाण काल से आ जाते हैं अपने कॉपर एज की तरफ। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन है, आलमगीरपुर मेरठ में देखने को मिला, बड़गांव और हुलास ये कौन सी जगह पर मिले, इनके साथ बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर की मंडी और कैराना में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत मिले। ये बड़गांव और हुलास कौन सी जगह पर थे? तिवारी जी जो है वो एकदम फॉर्म में है। शिखा बोल रही है सर होना चाहिए सहारनपुर, श्रेय बोले सर सहारनपुर होना चाहिए, अनूप बोले सहारनपुर होना चाहिए, विकास बोले सहारनपुर होना चाहिए। तो सहारनपुर वाले जितने भी लोग हैं सही तो सहारनपुर जो है जितने भी लोगों ने बोला जवाब सही है। ठीक है, तो सहारनपुर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो हमने कल भी पूछा था, हमारे 8 महाजनपद, दोस्तों 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में थे, कल हमने पढ़ा था। उनमें से अब मैं कैपिटल पूछ रहा हूं, 5 की कैपिटल पूछूंगा। वत्स महाजनपद कहां पे कैपिटल थी भाई साहब? ठीक है भाई साहब, तुम लोगों ने पहले निपटा दिया। कौसाम्बी, जितने लोग बोल रहे हैं कौसाम्बी में हमारे वत्स महाजनपद की कैपिटल थी। कौसाम्बी के ऊपर टिक करना है, नंबर मिल जाएगा। तो कौसाम्बी 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 सही जवाब हो जाएगा। तो कौसाम्बी जो है यहाँ पे वत्स महाजनपद की कैपिटल थी, कल पढ़ाया था मैंने। चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड के एरिया में है, आपको बताना इसकी कैपिटल क्या थी जल्दी से। तो यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा? हाँ, तो शक्तिमती, शक्तिमती। अंकित का भी देखो फॉर्म में आ चुका है। लेट नहीं होना है और पूरे वीडियो को देखना है, तभी यहां से नंबर नहीं जाएंगे। सिर्फ इस क्लास से यूपी जीके तुम्हारा मस्त हो जाएगा। तो शक्तिमती इज राइट आंसर। चेदी महाजनपद की कैपिटल शक्तिमती है। पंचाल महाजनपद जो आपको हमारे वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा, आपको बताना है कि इसकी कैपिटल क्या है। तो यहां पर हमारे जो पांचाल महाजनपद है उसकी कैपिटल क्या है? काम्पिल्य और अहिछत्र। काम्पिल्य और अहिछत्र यहां पर वेस्टर्न यूपी की हमारी कैपिटल है, काम्पिल्य और अहिछत्र। सूर्यसेन जो हमारे ब्रजमंडल में देखने को मिलेगा, ये आपको कहां पर दिखाई देगा? ठीक है फर्रुखाबाद। अच्छा, तो यहां पर जनता बोली है सर जो सूरसेन ब्रजमंडल है मथुरा वाला यहाँ पे, तो मथुरा में आप यहां पर देख पाएंगे। तो मथुरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कुरु महाजनपद भी आ रहा है। मेरठ और हमारे जो ईस्टर्न हरियाणा का क्षेत्र था, तो मेरठ वाला जो क्षेत्र है ना, उसकी कैपिटल क्या थी? तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन आया नहीं, जवाब पहले ही इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इज राइट आंसर, सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो कल पढ़ाया था वो आपका रिवाइंड भी हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे निपटा दिए सारे, और आसानी से बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करुणा क्या बोलना चाह रही थी? कुछ बोलना चाह रही करुणा क्या मन में दिक्कत है उसके, जरा सुनते हैं उसकी जुबानी। ठीक है, आज हम लोग अब पढ़ने वाले कल की क्लास के से मुझे ये लग रहा है कि तुम लोग एग्जाम में आसानी से चीजें कर पाओगे, है ना। और मुझे लगता है कि करुणा कुछ बोलना चाह रही है, तो करुणा बोलिए क्या बोलना चाहती थी? हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि कल की क्लास का नोटिफिकेशन हमें तो मिला ही नहीं था सर। अच्छा कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला था, लेकिन अभी तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो गई है आप उसको देख लीजिए। सर वो रिकॉर्डेड भी नहीं है सर ऐप पे। अच्छा अभी रिकॉर्डेड भी नहीं है, चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है, टीम से बात करता हूँ क्लास के बाद में। ठीक है, तो जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और मैं मंडे को एक ग्रुप भी बनाऊंगा टेलीग्राम पे, जिसपे आप लोगों को ऐड भी करूंगा, जिससे कि ऐसे कभी कोई दिक्कत होती है तो क्लास का इंतजार ना करे, मुझे पहले बता दे, तो मैं अपनी टीम को वो चीजें सर्कुलेट कर दूं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले किसके ऊपर? हम लोग बात करने वाले हैं हिमांशु सर आंसर राइटिंग की क्लास कब चलने वाली? तो अभी तो फिलहाल हम लोग कोशिश प्री के एग्जाम की तैयारी के ऊपर फोकस है, जितनी जल्दी वो कोर्स कंप्लीट करा दे फिर आपको बात करेंगे आंसर राइटिंग के ऊपर। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर हम लोग अब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कल्चर पढ़ लिए। अब हमारा जो साम्राज्य है वो अब बड़ा होने लगा, उसकी जो हमारे बोल सकते हैं कि राजशाही जो भावना है वो बढ़ने लगी, और वो हमारे उत्तर प्रदेश में से शिफ्ट होकर के मगध में चली गई। मगध के पाटलिपुत्र में यहां पर हमारा जो है वो पूरा का पूरा साम्राज्य केंद्र हो गया। यहीं से ही हमारे पूरे देश की जो है वो सत्ता हमारी काबिज हो गई। आप यहां पर पढ़ेंगे मगध एम्पायर में कैसे अलग अलग डायनेस्टीज ने राज किया, और यहां से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया। अब उसके बाद से हमारे, जो आप हिस्ट्री में जो चीजें पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, अब उसके बाद से हमारे यहां पर आता है मौर्य एम्पायर।
जैसे कि आपको मौर्य एम्पायर के बारे में पता होगा, मौर्य एम्पायर की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये हम लोग ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। किसको मार करके? 8वें राजा थे नंद डायनेस्टी के, घनानंद, इनको मार करके श्रेय हमारे जो है वो मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य भी यहां पर अपने पाटलिपुत्र से डील करते थे और उन्होंने पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहे थे, धीरे धीरे वो सारे क्षेत्रों को विजयी कर रहे थे। अब चंद्रगुप्त के बाद जो राजगद्दी पर बैठते हैं उनका नाम था, जो हमारे जिनको आप लोग जानते भी होंगे, बिंदुसार। बिंदुसार राजगद्दी पर बैठते हैं और बिंदुसार जो है अपने पिता के तर्ज पर ही शासन को चलाते हैं, है ना। ये भी पूरे मगध के एरिया को कंट्रोल करते हैं, अपने अलग अलग पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र देते हैं। जैसे अशोक को देखा जाए तो वो हमारे उज्जैन अवंती को देते हैं, तक्षशिला का साम्राज्य डील करने के लिए देते हैं। अब उसके बाद बिंदुसार के बाद हमारे सामने जो आते हैं वो आते हैं अशोक, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अब हमारे यूपी पे इंपैक्ट डालेंगे, जहां से हमारे मौर्य साम्राज्य में यूपी के जीके से जो क्वेश्चन बनता है वो है अशोक। अशोक के बारे में सभी को पता होगा, जैसे नहीं पता भी होगा तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अशोक जो है वो अपने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी पर बैठे। 273 बिफोर क्राइस्ट में ये हमारे अनऑफिशियली राजगद्दी पर बैठे, लेकिन याद रखिएगा 272 बिफोर क्राइस्ट में अनऑफिशियली, लेकिन उसके बाद से ऑफिशियली हिमांशु ये राजगद्दी पर बैठे 268 बिफोर क्राइस्ट में, है ना। 268 बिफोर क्राइस्ट में ये राजगद्दी पर बैठे और उसके बाद से इनका जो जीवन था, पहले तो ये इनका जो जीवन था वो काम अशोक, मतलब काम अशोक का मतलब था शादी कर रहे थे बढ़िया, है ना, एंजॉय कर रहे थे, काम अशोक वाला इन्होंने जीवन जिया। फिर उसके बाद से जब इनको याद दिलाया गया कि भाई आपके जो दादा है, आपके पिताजी हैं, वो तो बहुत प्रतिभाशाली थे, अब आपको अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, तो भाई साहब ने अपना हथियार उठाया और इन्होंने एकमात्र लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कलिंग का बैटल। कलिंग का युद्ध जो है वो इन्होंने लड़ा और 261 बिफोर क्राइस्ट में, 261 बिफोर क्राइस्ट में ये युद्ध इन्होंने लड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके बाद से इन्होंने बौद्धिज्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया, और बौद्ध धर्म के अपनाते ही इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने स्तूप, विहार, चैत्य, ये सारे पूरे इंडिया में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, है ना, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बनाना शुरू कर दिया। तो ये अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो इनकी प्रशासनिक परिवर्तन आया वो हमारे लिए, हमारे जब भी हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अशोक ने जो इंपैक्ट हमारे कहां पर डाला, हमारे उत्तर प्रदेश पे डाला, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर में, जो आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अशोक के इंक्रिप्शन, एडिक्ट ऑफ अशोक, अशोक के शिलालेख और उसके बनाए हुए स्तूप। तो चलिए एक एक करके इनको, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल जैसे आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हो गई हैं, सिमिलरली मैं ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट करने जा रहा हूं। एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 268 बिफोर क्राइस्ट से, मतलब ऑफिशियली 232 बिफोर क्राइस्ट तक शासन किया, इनके जो शिलालेख है इनको बेसिकली हम मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, सेपरेट रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर और हमारे माइनर पिलर, प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, हमारे प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख में हमने डिवाइड किया। मतलब चट्टानों पर ये लिखते थे, नहीं तो पिलर बना करके, पिलर जानते हो ना जो स्तंभ होते हैं, उस पर बना करके ये लिखते थे। अब इनकी बातों को डिकोड करने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने इनके जो हमारे जो भी इन्होंने लिखा था शिलाओं के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, उसको डिकोड किया। अब हमारे बात आती है कि जो हमारे रॉक एडिक्ट्स हैं अशोक के, वो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे मेजर रॉक एडिक्ट्स, पिलर रॉक एडिक्ट्स और हमारे माइनर, और उसके बाद से अगर देखेंगे तो हमारे टेरेस्ट्रियल लिमिट वाले जो रॉक एडिक्ट हैं वो इस मैप में आप देख पाएंगे। हमारे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का टोपरा, मेरठ, लाहौरिया, नंदनगढ़, लाहौरिया, अरराज, रामपुरवा और उसके बाद से कौसाम्बी, सारनाथ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। तो हमारे यहां पर जो अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं, जहां पर उसने मेजेस्टी पिलर या राजशाही पिलर, जो उसमें जिसने अपने
राजा राज साम्राज्य को वो कैसे चलाता था वो लिखे हुए हैं, वो आपके सामने है। टोपरा, रामपुरवा, लाहौरिया अराराज, लाहौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, मेरठ, ये ऐसे हैं जिसमें उसने अपने राजशाही के बारे में बताया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें से हमारे रामपुरवा, लाहौरिया अराराज, नंदनगढ़, ये सारे बिहार में हैं। तो बोलोगे सर बिहार में, तो इसको तो हम अपने जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें तो कवर करेंगे ही। अब हम यूपी वाले की बात करते हैं, तो यूपी में हमारे शिलालेख जो उत्तर प्रदेश में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हमारा अहरौरा का जो माइनर रॉक एडिक्ट है ये अशोक का देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा हमारे जो अहरौरा का शिलालेख है वो किस प्रकार का शिलालेख है, तो वो आपका लघु शिलालेख या माइनर रॉक एडिक्ट है। ये अहरौरा कौन सी जगह पर मिलेगा जो कि हमारे अशोक के बारे में जानकारी देता है, तो आपको मिर्जापुर के ऊपर टिक कर देना है। बात चमक रही कि नहीं? करुणा, अनूप, शिखा, प्रज्ञा, सारस्वत, हिमांशु, अंकित, विकास, अनूप, बात चमकी कि नहीं? क्या क्वेश्चन बनेगा? अहरौरा का जो हमारा माइनर शिलालेख है ये हमारे कौन सी जगह पर है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर तो जानते ही होगे ना। ठीक है। अब उसके बाद से दूसरा टोपरा का जो शिलालेख है हमारे जो अशोक ने लिखा है, स्तंभ शिलालेख है, ये कहां पर है? तो टोपरा का शिलालेख सहारनपुर में। कहां पे? सहारनपुर। सहारनपुर सबसे हमारा बोल सकते हैं कि पश्चिमी हिस्सा उत्तर प्रदेश का अगर देखेंगे तो सहारनपुर है। तो सहारनपुर हमारे टोपरा शिलालेख। फिर उसके बाद से आता है मेरठ पिलर एडिक्ट। मेरठ का जो हमारा अशोक का शिलालेख है वो कैसा है? स्तंभ शिलालेख। फिर उसके बाद से आता है कौशांबी का पिलर एडिक्ट, कौशांबी का स्तंभ शिलालेख, और अंत में आता है वेरी इंपॉर्टेंट सारनाथ का स्तंभ शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख हमको किन किन जगहों पर मिले? अहरौरा, टोपरा, मेरठ, कौशांबी, सारनाथ। जरा एक बार जल्दी से देख लेंगे कहां कहां पर मिले हैं भाई। 5 जगह जो आपके सामने लिखी हुई हैं। अशोक के शिलालेख उत्तर प्रदेश में किन किन स्थानों पर मिले? अब दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, फिरोज शाह तुगलक के टेन्योर में जो हमारे सहारनपुर का शिलालेख और मेरठ का शिलालेख है इसको हमारे दिल्ली लाया गया। मतलब अभी ये दिल्ली में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो अशोक के शिलालेख है इसको कौन अपने शासन काल में दिल्ली ले गया था, तो आपके सामने नाम होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। बात समझ में आई? फिर उसके बाद से दूसरा यहां पर लाइन है, हमारे यहां पर जो कौशांबी का पिलर इंक्रिप्शन है इसको पुनर्स्थापित करने का श्रेय इलाहाबाद के किले में किसको जाता है? तो जो कौशांबी का हमारा शिलालेख है, रॉक एडिक्ट है, इसको वापस से हमारे स्थापित करने का श्रेय जाता है किसको? आप सभी देख पा रहे होंगे अकबर फोर्ट में, अकबर के किले में आप इसको पुनर्स्थापित देख पाएंगे। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आता है अश्वमेघ इंक्रिप्शन। अयोध्या का जो हमारा अभिलेख है इसमें पुष्पमित्र जो हमारा शुंग थे, या पुष्पमित्र हमारे पुष्पमित्र शुंग थे, इनके अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट है। वॉइस इज नॉट प्रॉपर, यहाँ पे शिवांगी बोले वॉइस नहीं सही आ रही है, ऐसा एक बार बता दीजिएगा वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है बाकी के लोग। हेलो हेलो मेरे को तो सही फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा, बट मैं इसको सुन नहीं पा रहा हूं, आप लोग बता दीजिए। सही है? ठीक है। अब्दुल बोला सर सही है, ऋतिक भी बोला सर सही है। ठीक है। तो कौशांबी वाला जो हमारा पिलर है इसको वापस से इलाहाबाद के किले में पुनर्स्थापित किया गया, अकबर के किले में। अकबर ने इसको हमारे नवनीत क्या किया था? वापस से रिस्टेब्लिश किया था। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे तो अशोक के जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिलालेख है वो आपके सामने है, आपको इनके ऊपर देखना है। और ये जो हमारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहां से भी बहुत सारे बनेंगे कि हमारे कौशांबी का जो शिलालेख है ये कहां पर है, तो आपको अशोक इलाहाबाद के किले में दिखाई देगा। हमारे कौन से अभिलेख में जो है वो पुष्पमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है, तो आपको याद रखना है अयोध्या के। दोस्तों इसी तरीके से हमारे अशोक ने कई सारे पिलर बनवाए और अपने बारे में लिखा, उसमें से हमारा एक इलाहाबाद का पिलर भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलती है ऋतिक,
क्या इंपॉर्टेंट चीज चलती है कि कोई पेड़ लगा हो, कोई ब्रिज बना हो, नया नया पुल, वहां पर लोग जो है वो बनाया किसी और ने है, लेकिन लोग जो है वहां पर कुछ ना कुछ कर्म कांड कर देते हैं, ऐसा कुछ बना के छोड़ देते हैं। पता नहीं हम उसका मतलब क्या होता है। ऐसे पान का पत्ता बना देंगे और उसमें से तीर चला देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं राधा सिंह कृष्णा। ये क्या है हमें समझ में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ पे यूपी में ये बहुत चलता है, बहुत ये चलेगा, आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिशन। लोग वहां पे जाके लिख देंगे हैं क्या नाम है, कौन सा गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। मतलब हमारे यूपी में बहुत ये चीज चलता है। तो ऐसा ही एक इलाहाबाद का पिलर है, विकास वॉइस नहीं आ रही है एक बार चेक करो अपने हेडफोन। ऐसे ही इलाहाबाद का पिलर है, बनाया अशोक ने था, लेकिन उसके ऊपर अपनी इंक्रिप्शन को, प्रशस्ति को लिखा था समुद्रगुप्त ने, जो मैं आपको गुप्ता पीरियड में बताऊंगा। तो यहां पर इलाहाबाद का भी एक पिलर है, उसके ऊपर पूरी भाई साहब बनवाया हमारे अशोक ने, और उसके ऊपर पूरी की पूरी प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त ने हरिसेन के द्वारा अपने ऊपर लिखवा दी। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे भी। तो ये हमारे अशोक के हमारे मेजर इंक्रिप्शंस हैं, जो मुख्य शिलालेख हैं। मुख्य शिलालेख है, मुख्य मतलब मेजर नहीं, मैं मुख्य बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। अब हम लोग बात करते हैं स्तूप के ऊपर। स्तूप क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा सर स्तूप क्या होते हैं? हमारे रॉक एडिक्ट मतलब जो शिलालेख है जिसमें हम अपनी बातें लिखते हैं, है ना, अपनी बातें जो भी अशोक ने की उसने पत्थर पर लिखवा दिया। लेकिन ये स्तूप क्या होते हैं? व्हाट इज द स्तूप? कोई बताना चाहेगा? कोई भी गौरी शंकर, नवनीत, व्हाट इज स्तूप? फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप बताने वाला हूं। रिलीजियस पिलर, हिमांशु बोला सर हम बताएंगे। चलो भाई हिमांशु को मौका देते हैं बताने का, उसका मैं माइक ऑन करता हूं जिससे कि हिमांशु बताए। चलो बताओ स्तूप क्या होते हैं? व्हाट इज स्तूप? जहाँ पे डेड बॉडीज डंप की जाती थी बीच में, डेड बॉडीज या डेड रिमेन्स डंप किए जाते थे। बौद्ध जो हमारे बौद्ध जो गुरु होते थे, उनकी जो हमारी बॉडीज होती थी या उनके डेथ रिमेन्स होते थे, उनको क्या किया जाता था? उनको डंप किया जाता था। उनकी डेथ रिमेन्स या अस्थि अवशेष होते थे, है ना, या उनके शरीर के अवशेष होते थे, उनको हमारे यहाँ पर रखा जाता था और उसके ऊपर गुम्मद नुमा जो है वो स्तूप बनाए जाते थे। तो हमारे मौर्यन पीरियड में भी हमारे 3 जो स्तूप है उत्तर प्रदेश के बड़े फेमस है, और आप यहां पर देख पाएंगे कि वो स्तूप हमारे कौन कौन से है ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद जो है वो अपनी पूरी तरीके से प्रशासनिक जो नीति थी उसको परिवर्तन कर दिया, बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसने सारनाथ, जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था, यहां पर कई सारे स्मारकों का निर्माण शुरू कर दिया, जिनमें से एक था धर्मराजिका स्तूप। अरे श्रेय समझ में आ रहा है कि नहीं? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। धर्मराजिका स्तूप जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा हमारा खंडित हो गया है। तो ये स्तूप जो है आप देखेंगे इसके अंदर हमारे डेथ रिमेन्स जो है बौद्ध भिक्षुकों के वो रखे जाते थे, और चारों तरफ एक रेलिंग लगाई जाती थी है ना। जैसे आपने सांची का भी स्तूप देखा होगा, 200 रुपए की नोट के पीछे है ना। तो सांची का स्तूप भी कुछ इसी तरीके का है, प्रज्ञा, है ना। तो ये जो स्तूप है ये हमारे धर्मराजिका का स्तूप है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा है, ये सारनाथ में है ना। इस अगर हम लोग धर्मराजिका के स्तूप की बात करें तो सारनाथ में इसी के पास में ये धमेक का स्तूप है। कभी आप सारनाथ घूमने जाए बनारस तो वहां पे सही पास में सारनाथ है। तो ये धर्मराजिका का स्तूप अलग है और ये धमेक स्तूप है, ये आपको सारनाथ में दिखाई देंगे। चलिए आइए इनके बारे में बात करते। जो धमेक का स्तूप है, धर्मराजिका तो आपने देखा होगा, सबसे पहले जो स्तूप सारनाथ बना है वो धर्मराजिका का था। तो धमेक का स्तूप भी अशोक ने बनवाया है। यह स्तूप उत्तर प्रदेश के बनारस से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ के में एक विशाल स्तूप है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ऊंचा है। अब ये जो स्तूप है यहां पर हमारे गौतम बुद्ध के जो बोल सकते हैं कि गतिविधियों को या हमारे बौद्ध भिक्षुकों के डेथ रिमेन्स को यहां पर रखा गया है। इसका निर्माण हमारे 249 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा किया गया था। 249 ईसा पूर्व में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर आप बात करेंगे इसका जिक्र किसने किया है तो वेनस्यांग वेनस्यांग किसके शासन काल में आया था? किसी ने पढ़ा है क्या कभी? वेनस्यांग किसके शासन काल में आया था? कौन बताएगा? अपने हाथ उठाओ। वेनस्यांग किसके शासन काल में आया था? नितिन ने देखो बता दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासन काल में, शिखा बताना चाहती है, कोई बात नहीं। तो हर्षवर्धन के शासन काल में वेनस्यांग ने जो है वो दौरा किया सारनाथ का, और इसने
यहां पर मुख्य स्तूप की जो ऊंचाई है वो 91 मीटर बताई। कितनी हिमांशु? 91 मीटर। तो लिखने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? डेटा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वेन्सांग ने अपने यहां पर हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, सारनाथ का दौरा किया, उसने धमेक स्तूप की जो ऊंचाई है वो 91 मीटर्स बताई। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर ये धमेक स्तूप है जो कि सारनाथ में देखने को मिलेगा। अब उसके बाद से हमारे यहां पर जो आता है कौन सा? धमेक स्तूप के पास में ही हमको एक अखंड स्तंभ भी दिखाई देता है। कुछ लिखा नहीं इसलिए मैंने उसको वहां पर इस पिलर के ऊपर, इस पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, रॉक इंक्रिप्शन नहीं है। तो एक अखंड स्तंभ दिखाई देता है जिसको हम लोग लॉयन कैपिटल बोलते हैं। तुम लोग लॉयन कैपिटल कहीं पे देखा है क्या? जो सारनाथ नहीं गए हैं कभी उन्होंने लॉयन कैपिटल कहीं पे देखा है? अरे देखा होगा। दिस इज द नेशनल एम्बेलम, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। यस श्रेय, ये हमारा नेशनल एम्बेलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है। जो लॉयन कैपिटल है ये हमारे धर्म चक्र का एक मुकुट बनाए हुए ये हमारे नेशनल एम्बेलम है। ये देखो दिखती कैसे, ये देखिए, ये हमारे धम्यक स्तूप इस तरफ है और इसके यहां पर ये हमारा जो है, देखिए मतलब इतने सालों से कैसे प्रोक्योर करके ये बनाया हुआ है। दिस इज द लॉयन कैपिटल। और यही हमारे देख सकते हो, ये हमारे सारनाथ में कई जगहों पर इसका जिक्र किया गया है। और ये इतना मतलब ये अद्भुत था कि इसको भारत ने तुरंत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया। सर वो कुछ, हाँ ये कुछ मैसेज देते हैं, ये जैसे कि यहां पर 4 जानवर है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे, शिखा मुझे बताएगी कौन कौन से 4 जानवर है, बताना चाहेगी? नहीं तो पता चला ऑन कर दिए स्पीकर उसका तो उसको आ ही नहीं रहा है? कौन बताना चाहेगा? इसमें 4 जानवर है। एक तो शेर है, चलो एक तो मैं बता देता हूं, 4 शेर है, बाकी के 3 जानवर कौन कौन से थे? कौन बताएगा जल्दी से? सर पहले शांत, हाँ उसका जिक्र करेंगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। तो यहाँ पे जनता बोली सर, देख राहुल ने बताया सर एक एलिफेंट था, दूसरा हॉर्स था, बहुत बढ़िया है ना, और नितिन बोला सर बुल था, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर एलिफेंट भी आ गया, अनूप ने बोला एलिफेंट था, तो मतलब मिला जुला के सबने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे अंकित जो हमारे चार जो हमारे एनिमल थे वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हमारा जो एनिमल था वो तो आपको दिख ही रहा है, ये शेर है, सिंह जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद से यहां पर हमारे बैल है, बुल। बुल जो है वो बौद्धिज्म में हमारे गौतम बुद्ध से रिलेटेड था। उनकी मां को जो 8 सिंबल सपने में आए थे उसमें जो बुल है वो उनके बर्थ और उनकी जो बोल सकते यूथ उसका प्रतीक था। बर्थ और यूथ का प्रतीक था हमारे, क्या आप देख सकते हैं, हमारा ये बुल। इसके अलावा हॉर्स था। हॉर्स दोस्तों हमारे गौतम बुद्धिज्म में किसका प्रतीक होता है, कौन बताएगा? तो जो हॉर्स है ये प्रतीक होता है, वैसे मैं लोगों को हिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता हूं क्योंकि सर का काम है ये, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं क्योंकि ये यूपी में हमको मिला इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जो हॉर्स है दिस इज द सिंबल ऑफ घर त्याग का, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। बिल्कुल राहुल, महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और तीसरा सिंबल है एलिफेंट का जो उनके ज्ञान प्राप्ति को बताता है। दिख रहा है कि नहीं उधर पे? हाँ, तीसरा जो हमारा एलिफेंट है जो दिख नहीं रहा है इस तरफ होगा एलिफेंट जो है वो यहां पर आपके किसको बताता है? एलिफेंट जो है वो बताता है हमारे उनके एनलाइटमेंट को, उनके ज्ञान को बताता है। और शेर गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद की जो हमारे जीवन था उसको दर्शाता है। चारों दिशाओं में ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस तरीके से गौतम बुद्ध की ख्याति फैली वो ये शेर बताते हैं। यहां पर हमारे जो है ये पहिया लगा हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं, ये हमारे धम्म चक्र के नाम से जाना जाता है। हमें धम्म के बारे में अपने जीवन में कुछ भी करो, धर्म के बारे में सोचना है तो धर्म चक्र परिवर्तन ये सिंबल बताता है। अब यहीं पर हमारे सत्यमेव जयते यहीं पर लिखा हुआ है, वो कौन से उपनिषद से है, कौन बताएगा भाई? सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? फटाफट बताओ जल्दी से। मुंडको उपनिषद, बहुत बढ़िया, मुंडको उपनिषद इज राइट आंसर। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिखा है। तो ये हमारे लॉयन कैपिटल, हमारे जो धमेक स्तूप है उसके पास में ही ये आपको लॉयन कैपिटल देखने को मिलेगी। लेकिन नितिन हमारे यहाँ बड़ा चर्चा का विषय था, अभी यहाँ पे कोई तो बोल रहा था सर ये पहले जो है वो शांत थे, हैप्पीनेस इनका दिखाई देता था,
अब ये हमारे एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मेरे दिमाग में भी जब मैं ये बना रहा था तो मैंने कहा ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारी जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है अब्दुल, उस पर ये हमारा जो एम्बेलम है इसको लगाया जा रहा है। भाई साहब ये एम्बेलम जो है बड़ा भारी है, लगभग 16,000 किलो का ये हमारे ब्रॉन्ज का बना हुआ एम्बेलम है, ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज जानते हो ना, ब्रॉन्ज पीतल नहीं है, कांसा है। तो ब्रॉन्ज का बना हुआ एम्बेलम है, याद रखिएगा। इसमें जो हमारा ये पूरा पूरा का स्ट्रक्चर है ये 9,500 किलोग्राम का ये भारी है। और इसका जो नीचे का सपोर्ट है, क्योंकि भैया इतना भारी है तो सपोर्ट जो है अगर आप देखेंगे इसका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो 6500 किलोग्राम है। तो दोनों मिलाकर के, मेरी मैथ थोड़ी यार कमजोर है, दोनों मिलाकर के 16,000 किलोग्राम का ये जो है हमारा एम्बेलम है। मोदी जी ने इसकी, हाँ नरेंद्र मोदी जी बोले, पता चला हमारे ऊपर भी कोई केस हो जाए, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इसको यहां पर लगाया हुआ है, ये पार्लियामेंट की नई वाली बिल्डिंग में। अब यहाँ पे अगर इसकी हाइट देखेंगे तो ये कितनी है, ये हमारे 6.5 मीटर लंबा एम्बेलम है, 6.5 मीटर इसकी हाइट है। और उसके बाद से अगर आप इसका नीचे स्ट्रक्चर की हाइट देखेंगे तो ये लगभग हमारे 3.3 से 4.3, सॉरी इसकी विड्थ दी गई है, इसकी जो हमारी विड्थ है वो कितनी है 3.3 से 4.3 इसकी हमारी चौड़ाई है। इसकी हमारे ग्राउंड लेवल से अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल से इसकी जो हाइट है वो 33 मीटर जो है ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट है। और यहां तक की हाइट जो है, आप पार्लियामेंट बिल्डिंग से इसकी यहां तक की हाइट देखेंगे तो 33 आपकी मीटर में। अब इसकी जो टोटल हाइट है, ये एम्बेलम कितना हाइट का है तो आपको याद रखना है, ये 6.5 मीटर हाइट का एम्बेलम है। तो मैंने यहां पे क्या क्या बताया, ये जो हमारा नेशनल एम्बेलम है इसका टोटल वजन कितना है तो आप देखेंगे 9,500 किलोग्राम। इसका जो हमारा सपोर्ट है इसका वजन है 6,500 किलोग्राम। इसका जो एम्बेलम की हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 6.5 मीटर। ग्राउंड से इसकी जो टोटल लेंथ है वो 33 मीटर है। 6.5 मीटर प्लस 33 मीटर, टोटल 39.6 मीटर ये टोटल इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछेगा, कर लोगे। ये डेटा मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं प्रचंड है। कर लोगे। कहां से लिया गया है याद है सबको, ये देखो। अब यहाँ पे लॉइन जो है देखो हैपनिंग फेस का है, लोग बोले थे देखो मुस्कुरा रहा है, और यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा, नहीं कर लोगे ना, करना पड़ेगा नहीं कर लोगे, करना पड़ेगा, है ना। तो हाँ ठीक है अनूप आगे चला जाए, ये डेटा याद कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारे सामने आता है, हमारे यहां पर जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहयान आए थे, जैसे तुम लोगों ने बताया कि हरवेंस्यांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, उसी तरीके से 390 ईस्वी में हमारे यहां पर फाहयान आए और उन्होंने सारनाथ में 4 स्तूप, कितने 4 स्तूप और 2 बौद्ध मठों के बारे में बताया कि भैया यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं 4 स्तूप थे और 2 बौद्ध मठ थे। अब हमारे यहाँ पे जानते हो धर्म के नाम पर अभी से नहीं, शुरू से दंगा हो रहा है, किसी ने तुड़वा दिया, किसी ने कटवा दिया, किसी ने वहां पे क्या क्या नहीं करवा दिया। तो भैया यहाँ पे हमारे फाहयान के समय में आया, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको आप लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसने बोला था फाहयान ने कि 4 स्तूप और 2 मठ यहाँ पर थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा जो धर्मराज का स्तूप है, जो मैंने आपको पहला वाला सारनाथ का स्तूप बताया था, ये जो है इसको और बड़ा किया गया गुप्ता पीरियड में। और जो हमारे धमेक स्तूप है इस पर हमारे फूलों के डिजाइन जो है वो उकेरे गए गुप्ता पीरियड में। ठीक है। अब उसके गुप्ता पीरियड जब हमारा नीचे की तरफ डिक्लाइन होने लगा तो हूणों ने बार बार अटैक किया और हूणों ने जो है सारनाथ पर अटैक करके यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं उसको खंडित किया, तोड़ फोड़ मचाया। जैसा कि आप लोगों ने बाहुबली वाली मूवी में देखा था, वो कौन था भाई, कालके टाइप का जो अटैकर होते थे ना, कालके देखा था ना, वो कालके। और फिर पार्ट 2 में वो था कौन सा अपना पिंडारीज। तो हूण भी ऐसे अटैक करते थे और इन्होंने अटैक के साथ साथ इनका जो नेचर था वो छिंग भंग करना था, तो उन्होंने सारनाथ में बहुत ज्यादा अटैक किया। सर प्लीज इसे सही करवाइएगा। हाँ ठीक है, हम अपनी टीम को बता देंगे कविता,
लॉग इन इशू, उसके लिए आप लोगों का एक मेल आईडी और नंबर भी है ना, उस पर आप कॉल करके बोल सकते हैं ताकि सही हो जाए तुरंत। अब हम लोग दोस्तों सारनाथ के बारे में जितनी जानकारी थी, जितनी यूपी पीसीएस के लिए पूछी जाने वाली थी, वो मैंने आपको करा दी। अब हम आगे चलते हैं दूसरे स्तूप की तरफ। दूसरा स्तूप ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्तूप का नाम है हमारे, आप देख पाएंगे इसका नाम है पिपरहवा का स्तूप। पिपरहवा का स्तूप ये बना हुआ है। सबसे पहले हमारे एग्जाम में पूछा गया पिपरहवा का स्तूप उत्तर प्रदेश के कौन सी लोकेशन पे, कोई बताना चाहेगा? सर लॉयन है, बकरी नहीं। अच्छा ठीक है नूब। तो बताइए पिपरहवा का जो स्तूप है जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये आपको कहां पर देखने? सर मैं कुशीनगर से। अरे वाह भाई सचिन, बताओ भाई कहां पर है फिर पिपरहवा का स्तूप? तो करुणा ने बोला सर कुशीनगर में होना चाहिए। तो पिपरहवा का स्तूप ये हमारे सारनाथ के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में देखेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में गांव पड़ता है जिसका नाम है बर्डपुर गांव। तो बर्डपुर गांव जो है, यहां पर हमारा पिपरहवा का स्तूप है जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों पिपरहवा का स्तूप खुदाई से ये हमारा देखेंगे कि यहां पर हमारे इस साइट के अंदर एक बड़ा सा स्तूप है और कई मठों के खंडहर यहां पर देखे गए। कई जो हमारे मठ थे उसके भी खंडहर इसके आसपास के एरिया में दिखाई देंगे। ये देखिए एक बड़ा सा स्तूप है ना। अब इसके अंदर जो है, इसके आसपास कई बड़ा सा हमारे मठ भी था। अब इसके अंदर जानते हो क्या दफनाया गया? इसके अंदर दफनाया गया है गौतम बुद्ध के जो डेथ रिमेन थे, वो इनके कुल के लोगों को दिया गया। अब गौतम बुद्ध कौन से कुल से संबंधित थे? हाँ बिल्कुल अब्दुल, गौतम बुद्ध कौन से कुल से संबंधित थे? कौन बताएगा भाई जल्दी से? बिल्कुल शाक्य वंश। तो शाक्य वंश के जो हमारे उस समय के राजा थे, जब उनको दिया गया हिमांशु, तो उन्होंने ये मान्यता है कि यहीं पर, मान्यता है ऐसा है ना, नेपाल के लोगों ने कुछ अलग ही क्लेम किया हुआ है लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये मान्यता है कि पिपरहवा के स्तूप में शाक्य वंशों को दिए गए, शाक्य वंशों को के जो हमारे राख अवशेष जो दिए गए उसको यहीं पर दफनाया गया है। तो यहां पर गौतम बुद्ध के ही जो राख के अवशेष है उनको शाक्य वंश के लोगों ने यहां पर बरीड किया है, दफनाया है। नाम है पिपरहवा का हमारा ये स्तूप। इसको विलियम क्लैक्सटन ने हमारे इन्वेंट किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। कब? 1898 में। अब हमारे सामने आता है हमारे बुद्ध नगरी, है ना। कौन भाई साहब है अपने कुशीनगर से? कौन है यार? सचिन। ये है हमारा कुशीनगर का स्तूप। कुशीनगर का स्तूप ये ऐसी जगह जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ये स्तूप कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहां पर हमारे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक आते रहते हैं, है ना। इसका ये ड्रोन से फोटो खींचा गया है। तो इसको हम लोग रामभर स्तूप के नाम से भी जानते हैं। रामभर स्तूप के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अंतिम सांसें ली थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 बिफोर क्राइस्ट में, और इनका अंतिम संस्कार रामभर के में किया गया था, जो कि कुशीनगर के स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो रामभर के स्तूप कहां पर स्थित है? ये अभी तक हमारे अगर 10 साल के पेपर में देखेंगे तो 3 बार पूछा गया है। ये हमारे कुशीनगर में स्थित है। ये हमारे बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। इसका निर्माण हमारे उस समय के कुशीनगर के राजा मल्ल राजाओं के द्वारा कराया गया था, जो समय गौतम बुद्ध के समकालीन थे है ना। हमारे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य या मुख्य बंधन विहार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मुकुट बंधन चैत्य या मुक्त बंधन विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। थोड़ा बहुत जा रहा है कि नहीं करुणा? रिवीजन करोगी तो पूरा पूरा आएगा। मुक्त बंधन चैत्य विहार के नाम से किसको जानते भाई साहब? रामभर का स्तूप या कुशीनगर का स्तूप। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे, हमारे यहां पर हमारा जो मंदिर बना हुआ है, महापरिनिर्वाण के मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। यह बौद्ध के सबसे पवित्र मंदिरों में स्थित है। यहां पर भगवान बुद्ध की 6 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसकी खुदाई जो है 1876 में करने पर हमको मिली है।
1876 में हमारे यहां पर 6 मीटर लंबी भगवान बुद्ध की हमारी लेटी हुई प्रतिमा मिलती है, मतलब महापरिनिर्वाण जैसे उनको मिल रहा है। निर्वाण स्तूप उसी चबूतरे पर महापरिनिर्वाण मंदिर के पीछे ठीक स्थित है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस स्तूप का हमारा एक्सकेवेशन 1876 में जनरल कंगिंगम ने किया था। समझ रहे हो कि नहीं? तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है रामभर का स्तूप। यहां पर मैंने आपको 3 स्तूप बताए, सारनाथ में 2, कौन कौन से, धमराजिका का और धमेक स्तूप, पिपरवा का स्तूप और कुशीनगर का स्तूप। थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया, अरे 15% 20% गया कि नहीं गया? देखो मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं बड़ी मेहनत करता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, सही बता रहा हूं। हिमांशु कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है गौरी शंकर, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे सामने क्या आता है कि हमारा जो मॉरल डेंसिटी था उसमें जितनी भी चीजें हमारे यूपी के लिए इंपॉर्टेंट थी सब हमने करा दी। लेकिन जब हम आगे बढ़े, हमारे जैसे ही अंतिम मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की मृत्यु के बाद हमारे यहां पर जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे शक में भी कुषाण वंश। तो हम वहां पे चलते हैं और वहां पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हमें समय कम है, हमारे पास कंटेंट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसी मोड पे चलेंगे कि हम सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे रहे, थोड़ी सी बातचीत भी करते रहे। यार देखो 1 घंटे हो गया मेरे को पता ही नहीं चला, बातचीत भी करते रहे और क्वेश्चन तो मैं पूछता ही हूं, मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले शक वंश, शक डेंसिटी, फिर आपको इन्हीं के कुषाण की तरफ लेके जाएंगे। तो जो शक है ये हमारे सीथियन थे, जो प्राचीन फारसी खाना बदोश लोगों का उल्लेख के तौर पे जाना जाते हैं। इनके जो पहले शक राजा थे उनका नाम था मोयस, या इनको मोगा के नाम से भी जानते हैं। ये भाई साहब जो है ये हमारे इस तरीके से, ये इंडो ग्रीक, इस तरीके से ये अफगानिस्तान गंधार के रास्ते से इंडिया में प्रवेश करते हैं और ये प्रवेश करते करते हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं। मूसा साहब है, मूसा साहब कहां पे पहुंच जाते हैं? मौसा साहब पहुंच जाते हैं। ये मोगा साहब है जिनको हम लोग यहां पर मूसा साहब बोल रहे हैं। तो ये हमारे मुएस साहब या मोगा साहब ये पहले शक राजा थे। ये गंधार, पाकिस्तान, सिंधु घाटी को हमारे अपने कब्जे में करते हुए हमारे मुएस साहब पहुंच जाते हैं हमारे मथुरा में और वहां पर अपने छत्रपों की स्थापना कर देते हैं, वहां पर अपने एक एम्पायर की स्थापना कर देते हैं। तो शकों ने अपने एम्पायर की स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान में की? तो वो है हमारा मथुरा। मथुरा का जो हमारा ब्रह्मी इंक्रिप्शन है ये कौन से राजा के बारे में बताता है? तो हम जब याद कर रहे थे तो हमने ऐसे किया कि ब्रह्मी जी है हमारी मौसी और मोरा जी हमारे मौसा जी हैं, तो हमने इस तरीके से रिलेट कर लिया और आज से तब तक ये हमारे दिमाग में बना हुआ है। तो ब्रह्मी इंक्रिप्शन ऑफ मथुरा रिलेटेड टू द शक एम्पायर नेम एज मोरा। आज के बाद कितने लोगों को ये बात यहीं पे याद हो गई, कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मी इंक्रिप्शन, देखो मैं देखो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं और इन छोटी चीजों को बस याद रखना है, इसीलिए मैं इतना सेग्रीगेट करता हूं चीजों को। प्रज्ञा समझ रहे हो कि नहीं? तो ब्रह्मी इंक्रिप्शन ऑफ मथुरा ये हमारे मोरा के शक राजाओं से संबंधित है। याद रखिएगा इंडो सीथियन क्षत्रपों को कभी कभी गुजरात के शासन करने वाले जो क्षत्रप थे उनके विपरीत उत्तरी क्षत्रप बोलते हैं। मतलब जो हमारे देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे इस मैप में समझिए ये भाई साहब जो इंडो ग्रीक शक थे ये हमारे इस तरीके से यहां पे है। कुछ चले गए भाई साहब गुजरात वाले एरिया में, भैया पेन दो दूसरा, समझ रहे हो कि नहीं, यहां पे चले गए और कुछ जो है वो हमारे यहां पे चले गए। तो यहां वाले जो हमारे क्षत्रप थे और यहां वाले क्षत्रप ये दोनों शक के ही एम्पायर, शक के ही हिस्से थे। ये वाले जो थे यहां पर यही मैं बताऊंगा, जो गुजरात वाले, कहां गया चाचा, जो गुजरात वाले थे इनको हमने बोला वेस्टर्न क्षत्रप और जो हमारे मथुरा वाले थे उनको हमने बोला नॉर्थन क्षत्रप। समझ गए कि नहीं? अब नहीं गलत होगा भाई, अब पहले तुम हमसे मिले नहीं थे, अब मिले हो ना। 173 में 100 सीटें हम लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आई? तो ये हमारे हो गए क्षत्रप कौन से? पश्चिमी, वेस्टर्न एंड श्रेय, ये कौन से हो गए? हमारे नॉर्दर्न। अब ये जो नॉर्दर्न हमारे जो शक थे इनसे ही एक जाति निकल के आई जिनका नाम था कुषाण वंश। कुषाण जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शकों की या इंडो ग्रीक की एक ऐसी जनजाति थी जो कि हमारे कहां से आए थे? ये चाइना के यूची प्रांत से आए थे। ये चाइना की कौन सी हमारी है?
यूची प्रजाति है, अभी आपको नोट्स में दिख जाएगा। अब ये हमारे यूची प्रजाति से आए और इस वंश के, कुषाण वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुंजुल कुंडफिसिस। कुंजुल कुंडफिसिस जो है वो इसके फाउंडर थे, पहले राजा थे कुंजुल कुंडफिसिस, और ये हमारे इंडिया में घुसना शुरू किए। इंडिया में घुसना शुरू किए, हमारे कुषाण वंश की स्थापना किए और इन्होंने अपनी सबसे पहले राजधानी बनाई पेशावर, क्योंकि भैया पहले इंडिया में आओगे कभी भी तो हमारा सबसे पहले पाकिस्तान गंधार वाला क्षेत्र बढ़ेगा, तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई पेशावर, जिसका उस समय नाम था पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर जो है वो इनका नाम था। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पर कब्जा करने के बाद जब बौद्ध भिक्षुक अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गए, मतलब जो हमारे अश्वघोष है बौद्ध भिक्षुक थे, वो पाटलिपुत्र में रहते थे, ये हमारे पेशावर से, मथुरा से होते हुए पाटलिपुत्र तक घुस गए और वहां पर ये बैठे हुए थे अश्वघोष, उनको अपने साथ ले गए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए थे तो वहां पर गए दुर्योधन और अर्जुन, तो दुर्योधन जो थे वो बैठ गए सर के पास और अर्जुन जो है वो पैर के पास बैठ गए। तो जब हमारे निगाह खुली तो वहां पे क्या हुआ, सबसे पहले पैर के पास निगाह जाती है, कभी भी सर के पास नहीं जाती है। तो उन्होंने देखा अर्जुन बैठे हुए थे और उनके पैरों को दबा रहे थे। तो उनसे पूछा भैया तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमको जो है वो आपका साथ चाहिए। तो दुर्योधन जो है वो मुस्कुरा रहा था, कहते यार इनके पास नारायणी सेना है, इतनी बड़ी सेना है, हम इनकी सेना क्यों नहीं मांग रहे, ये तो मांग रहे हैं इनका साथ। तो भाई क्या हुआ, जब हमारे दुर्योधन ने से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो बोला कि आपकी नारायणी सेना। तो अर्जुन ने ये बात जानता था कि अगर हमारे पास एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का साथ मिल जाए तो हम किसी भी सेना को आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बाहुबल है वो हमारे बौद्धिक बल से बहुत छोटा होता है। अगर भाई साहब लाखों लोगों की सेना हो और एक न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया जाए, पूरी सेना खत्म वहीं पे। तो इसीलिए जो हमारे अश्वघोष है उसको सबसे पहले कैप्चर किया, हमको भैया ये बंदा मिल जाए, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, बाकी का काम हम कर लेंगे। तो इसको अपने साथ ये उठा करके ले गए और फिर उसके बाद से इनका जो हमारा कुषाण वंश है, इनकी संस्कृति पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली और इन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के भी हमारे छापे, क्योंकि सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो यही लेकर के आए थे, इंडो ग्रीक, और उसके बाद से हमारे कुषाण वंश भी इसको इंडिया में लेकर के आया। तो कुषाण वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे अगर देखेंगे तो यूची जनजाति से संबंधित थे। ये हमारे यहाँ पर पहली शताब्दी में आए। इनके जो कुंडफिसिस है ना, कुंजुल कुंडफिसिस, वो संस्थापक थे और विन कुंडफिसिस जो है वो मथुरा तक जाकर के अपना इन्होंने वर्चस्व कायम किया। ये दूसरे राजा थे, सेकंड अगर किंग देखेंगे तो विन कुंडफिसिस है, यहाँ पर देखेंगे विन कुंडफिसिस सेकंड है, जिन्होंने मथुरा तक अपना साम्राज्य पहुंचाया। और वहां के एक शिलालेख में है ना, कहाँ के, हमारे जो गवरिया का शिलालेख है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में, वहां पर आप विम कुंडफिसिस की ये सारी विजय गाथा के बारे में पढ़ पाएंगे। तो विम कुंडफिसिस जो है उसने मथुरा तक जाकर के अपने साम्राज्य को स्थापित किया और एक ऐसा प्लेग्राउंड बना करके दिया, किसको, कनिष्क को। कनिष्क को एक ऐसा प्लेग्राउंड बना के दिया जिससे कि वो हमारा जो इंडिया है उसके ऊपर राज कर सके। तो यहां पर कनिष्क राजा बनता है, तीसरा राजा। 127 एडी से लेकर के 150 एडी तक ये हमारे कनिष्क का साम्राज्य यहां पर दिखाया गया है ना। ये हमारे 127 से 150 एडी तक बनारस से कौशाम्बी से श्रावस्ती तक उत्तर प्रदेश के हमारे अपने साम्राज्य में इसने मिलाया। मतलब पहले बनारस, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये सभी क्षेत्र जो है मथुरा के साथ साथ अब कनिष्क के अंडर में आ गए। ठीक है, तो कनिष्क का जो शासन काल है वो हमारे पहली शताब्दी मतलब 72 एडी से ही शुरू हो गया था, 72 एडी से ही शुरू हो गया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसका जो वर्चस्व है वो 127 से 150 एडी तक के बीच में आप ये देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कनिष्क ने कौशाम्बी उत्तर प्रदेश तक अपना जो है वो कुषाण वंश का जो है साम्राज्य फैला दिया। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे कनिष्क ने जो है वो 2 स्कूल फॉर्म किए, 2 हमारे आर्ट के स्कूल फॉर्म किए जो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। एक बनाया गांधार में और दूसरा बनाया मथुरा में। मथुरा को उसने अपनी दूसरी कैपिटल बनाई है ना, और एक तो उसकी पुरुषपुर थी। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये हमारे अभिलेख पूछा गया है। इसके ऊपर हमारे मेंस के एग्जाम में लिखने को पूछा गया और कई बार पूछा भी जाता है कि गांधार कला आर्ट जो कनिष्क ने बनाया था
और मथुरा कला आर्ट दोनों के बीच में अंतर क्या है? मिलेगी भाई अनुज, मिलेगी, पीपीटी मिलेगी। दोनों के बीच में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने डेवलप किया था, दोनों में अंतर क्या है? गांधार में ग्रीक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अंकित ने यह बताया। ठीक है भाई, चलो मान गए, एक तुमने बता दिया। और कोई, किसी को क्या लगता है, कोई बताना चाहता है? चलिए, तो भैया देखिए, सबसे पहले हमारा जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ये हमारे यहां पर जैसे कि आप देखेंगे, ये पूरी तरीके से बुद्धिज्म, सिर्फ यहां पर गौतम बुद्ध की ही हमारी मूर्तियां और गौतम बुद्ध से संबंधित ही कलाकृतियां बनाई गई। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे ग्रीक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जैसा कि यहां पे बताया कि यहां पे यूनानी जो कला पद्धति है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर हमारे जो गौतम बुद्ध है उनको ग्रे कलर की में और उनके घुंघराले बाल बनाए गए हैं। यहां पर जितने भी गौतम बुद्ध की आपको दिखाई देंगी वो ग्रे कलर की होगी, है ना, और उनके घुंघराले बाल होंगे। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इनकी गांधार कला आर्ट जो हमारे कनिष्क ने डेवलप की थी, वो हमारे जो अफगानिस्तान और हमारे पश्चिमी पाकिस्तान है वहां पे आपको देखने को मिला, जलालाबाद, बेगराम, तक्षशिला, यहां पर इनकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं जो सिर्फ गौतम बुद्ध की ही हैं, और यह हमारे ग्रीक इन्फ्लुएंस इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जाएंगे तो यहां पर हिंदू रिलीजन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। यहां पर आपको विष्णु, शिवा, है ना, यहां पर इमेज दिखाई देंगी। ये देखिए यहां पे सर कटी हुई मूर्ति दिखाई देती है, ये मथुरा के हमारे म्यूजियम में देखने को मिलती है। ये भी हमारे कनिष्क के शासन काल की है, कई लोग बोलते हैं ये राजा कनिष्क की ही मूर्ति है। ठीक है, तो यहां पे मेन अंतर है कि यहां पर हमारे बुद्ध के साथ साथ हिंदू जैनिज्म की है, हिंदू रिलीजन के हो यहां पर ज्यादा डिवोटी या ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां दिखी भी हैं वो हमारे उनके सर पर एक भी बाल नहीं थे, बिना बाल की गौतम बुद्ध की मूर्तियां यहां पर देखने को मिलती हैं। यहां पर बाल वाले गौतम बुद्ध हैं, यहां पर सिर्फ गौतम बुद्ध हैं। यहां पर गौतम बुद्ध के साथ साथ हमारे और भी हिंदू देवी देवता हैं, यहां पर जो गौतम बुद्ध हैं वो बिना बाल के दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये मेन अंतर है। ये दोनों हमारे जो कलाकृतियां हैं वो कनिष्क ने बनाई थी, जो कि हमारे तीसरा नंबर का राजा था कुषाण वंश का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने साथ अपने दरबार में अश्वघोष, वासुमित्र ऐसे बौद्ध भिक्षुकों को इसके दरबार में थे, साथ ही साथ चरक और नागार्जुन जैसे भी जो स्कॉलर थे इसके दरबार में थे, और इसको सेकंड अशोक के तौर पे भी जानते हैं। कनिष्क इज नोन एज अशोक सानी, द्वितीय अशोक के रूप में जानते हैं। इसने चौथी बौद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी, जो कि आपके कहां पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। उत्तर प्रदेश से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जितना भी कनिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग कूच करते हैं कहां पे? हम लोग कूच करते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। जो हमारे पोस्ट मौर्यन पीरियड है, मतलब जब हमारा मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में हमारा जो पोस्ट मौर्यन काल है वो बहुत तेजी से फैला। मथुरा स्कूल की मूर्तियां उस समय में तीनों धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कहानियों को दिखाती हैं। हमारे यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर स्वदेशी रूप से विकसित हुआ और इसमें हमारे ग्रीक और हेलेनिस्टिक प्रभाव नहीं दिखता है जो गांधार कला में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक का कहानी, कुषाण वंश तक की कहानी हम लोगों ने देखी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग बताइए ताकि जो पीछे का है वो सिर्फ कहानी ना रह जाए। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जल्दी से जवाब देना, फटाफट सभी लोगों को जवाब देना है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर दिखाई देगा सभी को? अनूप का जवाब आ गया सर, कुशीनगर। स्तूप का नाम बता दो। सारनाथ नहीं, अब्दुल है, सारनाथ में होगा। रामभर, शिखा ने भी बताया सर, रामभर स्तूप जो कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर रामभर स्तूप को बोलते हैं, उसके पीछे बना हुआ है जो कि हमारे कहां? कुशीनगर में है। अशोक का शासनकाल कितना था? अशोक का शासनकाल जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या था? अशोक का शासनकाल कितना था? 268 से लेकर के 232 बिफोर क्राइस्ट। ऑफिशियल टेन्योर आपने बता दिया, सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब तक सभी ने जवाब दे दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है,
हमारे यहाँ पर माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक, यहाँ पे अरौरा है, और टोपरा पिलर एडिक्ट, दोनों प्लेसेस कहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जल्दी से फटाफट है। मिर्जापुर, अंकित, सरस्वत, श्रेय, करुणा, शिखा, गौरी शंकर, ठीक है। ये सहारनपुर कौन बोल रहा है? सहारन, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है, कॉकटेल हो जाता है, हैं? क्यों हिमांशु, यू नो कॉकटेल? अच्छा, सहारनपुर दूसरे वाले का, अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तुम दोनों को मिला दिया। सही है भाई, श्रेय सही हो तुम भाई, हमने सोचा मिला तो नहीं दिया पीछे वाला। तो ये अरोरा का मिर्जापुर में और टोपरा सहारनपुर में, दोनों एक साथ बता रहे हो, ठीक है ठीक है, माई बैड, ठीक है, मिक्स नहीं हो रहा है, तुम लोगों को समझ रहे हैं। तो ये मिर्जापुर में और टोपरा का जो है वो सहारनपुर में, ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक मतलब ये मैं मान के चलता हूं कि तुम लोग आराम से चीजों को समझ चुके हो। हमने जो 1 घंटे अभी तक बात किया, मतलब हमारी जो है वो 1 घंटे जो हमने अपनी एनर्जी लगाई वो बर्बाद नहीं गई है, समझ में आ रहा है, ये माना जा सकता है। किसी को कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें मतलब बहुत नई होंगी आप सब लोगों के लिए, है ना। बाकी इंडियन हिस्ट्री पर तुम लोग फोकस रखते ही हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर स्पेशल फोकस रखने के लिए क्लास लगाई गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है हिमांशु, सही है ना सब कुछ? माना जा सकता है कि 10% 20% क्लास में ही समझ में आ रहा है, रिवीजन कर लोगे तो और बढ़िया तरीके से वो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो हिमांशु, बोलो, क्वेश्चन लिख दो, लिखो क्वेश्चन अपना, ताकि सब लोग यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन को देख सके। और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सब कुछ करा देंगे भाई तुम्हारे यूपी का। सर महापरिनिर्वाण टेम्पल है सर की इंपॉर्टेंस, तो महापरिनिर्वाण टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस, बौद्ध भिक्षुक बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, बिकॉज गौतम बुद्ध का ये महापरिनिर्वाण स्थली है। जैसे कि आपने देखा कि 6 मीटर लंबी यहाँ पर बौद्धिज्म, भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली है ना। उसके ऊपर उसको दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अभी हाल में ही वहां पर एक बहुत बड़ा समारोह भी हुआ था कुशीनगर में, है ना। तो बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़िएगा, है ना। वहां पे भी सारी की सारी चीजें वहां पर है, हाँ कैंप लगता है वहां पे। चलिए आगे चलते हैं और अब गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर आते हैं। गुप्ता डायनेस्टी जिसको हम लोग बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नहीं, स्तूप और हमारे महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर का त्यागना, स्तूप का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हम मृत अवशेषों को या हमारे डेथ रिमेन्स को रखते हैं। तो स्तूप एक हमारे क्या है, वो एक हमारा एक ऐसा स्टोर है जहां पर हम चीजों को रखते हैं। और महापरिनिर्वाण जो है वो मोक्ष स्थली है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो हमारे उसके देखा ना, उसके आगे है, थोड़ा सा आगे बनाया गया है और पीछे वो स्तूप है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर ये हमारा आधुनिक बनाया गया है ना। वो मंदिर पहले से नहीं था, लेकिन ये जो हमारा रामबर्ग का स्तूप है ये पहले से है, ये हमें खुदाई में देखने को मिला है ना। लाइक हाँ बिल्कुल चबूतरा टाइप का हमने गुम्मद जैसा बना दिया। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये हमारा बाद में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां पे सिर्फ स्तूप था जो कि हम कुशीनगर में देख रहे थे, मल्ल राजाओं ने बनवाया था, बहुत पुराना है, जिसके अवशेष हमको केवल दिखाई देते हैं। रिपेयर किया जाता है उसको, बार बार रिपेयर करके हम ऐसा बनाते रहते हैं, चमकाते रहते हैं उसमें, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे सामने क्या आता है, तो हमारे सामने आता है गुप्ता डायनेस्टी, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सबसे पहले हमारे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो हमारे यहां पर कुषाण वंश के समाप्ति के साथ साथ भारत में एक नई प्रकार के वंश का उदय हो रहा था। यह वंश ऐसा नहीं था जो अचानक से उठ करके आ गया, इसने छोटे छोटे गांव से बाद से शहरों के बाद से पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा शुरू करना किया। इनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इज द फाउंडर ऑफ हमारे गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त जो है वो हमारे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर के तौर पे जानते हैं। इनको हम लोग राजा धीराज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
तो श्रीगुप्त ने इसको हमारे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर के तौर पे जानते हैं। इनके बाद इनके बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो इनके दूसरे बेटे हुए। ये भी हमारे क्या कर रहे थे, फाउंडेशन मजबूत कर रहे थे, है ना। तो ये दोनों जो है फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे। अब इनके बाद जो तीसरे राजा बनते हैं वो एक्चुअल फाउंडर थे, जो हमारे गुप्ता डायनेस्टी के वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं। उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्ता डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर बोले जाते हैं। उन्होंने लक्ष्मी देवी से शादी करके, है ना, अपने साम्राज्य को और मजबूत बना लिया, अपने साम्राज्य को और मजबूत बना लिया। समझ रहे हो कि नहीं। तो लक्ष्मी देवी कुमारा देवी से उन्होंने शादी की और उसके बाद से पाटलिपुत्र उनको दहेज में मिल गया और उसके बाद से ये जो गुप्ता एम्पायर है और मजबूत हो गया। इसीलिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को इस वंश का रियल फाउंडर भी बोलते हैं। रियल फाउंडर भी हम इनको ही बोलते हैं, किनको, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। इन्होंने एक एरा भी चलाया, एक हमारा संवत भी चलाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्ता एरा। गुप्ता एरा के नाम से जानते हैं। और गुप्ता एरा का संवत बताओ भैया, कौन से ईयर में गुप्ता एरा शुरू हुआ था? अरे बताओ भाई, कौन बताएगा? गुप्ता एरा जो है वो कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 319 एडी। ठीक है, तो 319 एडी में हमारे गुप्ता एरा को इन्होंने शुरू किया। ठीक है, ये हमारे इतिहास का स्वर्णिम एरा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग फंक्शन हुए, ज्ञान की बातें बहुत हुई, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में, गुप्ता पीरियड्स में ही हमको कालिदास, है ना, हमारे यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे तो आर्यभट्ट, वराह मिहिर, हमारे जो धन्वंतरी, ये सभी जो है इनके शासन काल में हुए। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के फंक्शन हुए, जिसकी वजह से ये गोल्डन एरा बोला जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो गुप्ता एरा है, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमारे, तो पढ़ाई देंगे इतिहास वाले सर, हमारा क्या काम है, क्यों भैया 2-2 क्लासेस करें। यहां पर हमारे यूपी में क्या प्रभाव डालता है, तो भैया सितंबर 2021 की बात है। सितंबर 2021 की बात है। हमारे यहां पर जो एटा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बिलसरह गांव। कौन सा? बिलसरह गांव जो है ये एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एटा जानते हो कि नहीं? एटा, मैनपुरी, इटावा, वही वाला है। तो बिलसरह जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे गुप्ता पीरियड में का अवशेष देखने को मिले। सन 2021 में प्राचीन मंदिर के अवशेष यहां पर देखने को मिले हैं। ये जो श्रेय है, यहां पर जिस राजा के हमारे नाम देखने को मिला है, उनका नाम है महेंद्रदित्य। महेंद्रादित्य के नाम से उस राजा को जानते हैं, जिसको हम लोग राजा कुमारादित्य भी बोलते हैं, कुमारगुप्त भी बोलते हैं, है ना, मतलब विक्रमादित्य के जो, हाँ, तो आज को मैं भी सर्च कर रहा था कहां पे है। तो इनको हम लोग किस नाम जानते हैं? हमारे महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं, जिनको इस मंदिर में अश्वमेघ पराक्रमा या अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले के रूप में भी जाना जाता है। तो तुम लोग देखना चाहोगे ये मंदिर एटा में कहां पर देखने को मिला है? तो गाइज ये देखिए, ये हमारे एटा का बिरह गांव है जहां पर ये मंदिर मिला। और जब इसको कार्बन डेटिंग की गई तो ये हमारा गुप्ता डायनेस्टी के समय का निकला। ये यहां पर देखेंगे कुछ इस तरीके से कलाकृतियां हैं। और ये जो है हमारे भगवान शिव को, ये देखिए त्रिनेत्रधारी है, मतलब भगवान शिव को ये डेबिटेड है। और यहां पर जिनका सबूत है, जिस राजा ने इसको बनाया, उसका नाम है महेंद्रादित्य। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी तक यूपी पीसीएस वालों की नजर इस पे नहीं पड़ी है, लेकिन अब पड़ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो एलोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुप्ता पीरियड का एक लेटेस्ट मंदिर 2021 में खोजा है, जिसका नाम आप देख सकते हैं, गांव का नाम है बिलसरह, और ये हमारे एटा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा यहां पे। अब उसके बाद से हमारे पास जो उत्तर प्रदेश में गुप्ता डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट आता है, ये अशोक पिलर, इलाहाबाद पिलर अशोक ने बनवाया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे तो पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई है, नहीं तो हमारे यूपी के लड़के जाएंगे तो वो भी लिख के चले आएंगे, हैं, ऐसे दिल बनाएंगे, उस पर लिख देंगे या कुछ और लिख देंगे, नहीं तो कमला पसंद पान बहार है ना, उसकी छाप छोड़ देंगे। तो यूपी में बनाया भाई साहब अशोक ने, लेकिन इस पे जो है अपनी प्रशस्ति को, अपने बोल सकते हैं, हाँ, गाली भी लिख देंगे कुछ लोग। सही बात है, सहमत है तुम्हारी बात से। हाँ, हमारे यहाँ पर कानपुर में के हम हैं, कानपुर में जहाँ पे लिखा था यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, भाई साहब वहां बड़े बड़े पोस्टर चिपका देंगे, हैं, बड़े बड़े से पोस्टर चिपका देंगे, एक से एक पोस्टर चिपका देते हैं। वही है, हिमांशु बोले सर कानपुर से हम भी हैं, कानपुर वालों की बात ही अलग होती है। पैसा देंगे।
हम कानपुर से, लेकिन इस वक्त हम जो है वो मुंबई में रहते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हमारा जो अभी हम क्लासेस ले रहे हैं मुंबई से ले रहे हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी पोस्टिंग मुंबई में है, ठीक है। और हमारी जो पुरानी कंपनी थी वो भी जो है मुंबई में थी, तो इसलिए हम यहाँ पर अभी मुंबई में हैं, ठीक है। मुंबई क्या, नवी मुंबई बोल देंगे। हमारी वाइफ जो है वो यहाँ पे नरीमन पॉइंट पड़ता है, सुना ही होगा तुमने, वहां पे जॉब करती हैं, ठीक है। बैंक में, यूनियन बैंक में है, यहाँ पे है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे शादीशुदा मतलब अगर आप हो और आपकी वाइफ भी जॉब करती है ना तो सही रहता है। लेकिन उनकी जॉब जो है हमसे शादी के बाद लगी है, मतलब इसी साल उनकी जॉब लगी है, जब हम लोगों की शादी हो गई उसके बाद से। नहीं, पूरे इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये यूपी की मानसिकता होती है। यूपी में लोग जो है वो ज्यादा है, ये मेरे को देखने को मिलता है। बाकी के स्टेट्स में कम है, लेकिन अब यूपी वाले और बिहार वाले जहां पहुंच जाएंगे वहां पे अपनी छाप छोड़ देते हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं। जैसे हम ही देखो बंबई में पहुंच गए। चलिए, तो दोस्तों ये अशोक ने बनवाया था, लेकिन इस पे अपनी प्रशस्ति जो है ये हमारे किसने लिखवाई? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पहले देख लेते हैं। तो हरिसेन उसका दरबारी कवि था और उसने यहाँ पे प्रशस्ति लिखवाई। तो समुद्रगुप्त जो है ये श्रेय, इनको हम लोग बोलते हैं भारत का नेपोलियन। विकास है क्लास में कि चला गया, सो रहा है सर, हम नहीं सुनेंगे आपको। तो ये समुद्रगुप्त जो है इसको हम लोग भारत का नेपोलियन बोलते हैं। भारत का नेपोलियन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये हमारे बहुत सारे युद्धों को जीतने वाला, अश्वमेध पराक्रमा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन इस प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे इलाहाबाद जो हमारा इंक्रिप्शन है, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसको कंपोज किया हुआ है। ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। द पिलर वॉज अशोकन पिलर इरेक्टेड बाई अशोक इन द 6th सेंचुरी बिफोर हिम। मतलब ये पिलर जो है वो 600 साल पहले अशोक ने बनवाया था। और भाई साहब यूज कौन किए? वो इसका इस्तेमाल किए समुद्रगुप्त ने। इस पर अपनी विजय गाथाओं को और जो हमारे गुप्ता एम्पायर की सीमाएं हैं वो इसमें लिखवाई। अब लिखा क्या है, ध्यान से पॉइंट बी नोटेड। यहां पर इन्होंने लिखा क्या हुआ है कि समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को नॉर्थ के और 12 राजाओं को साउथ के हरा करके यहां पर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और उन सभी के राज्यों को उसने जमींदारी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब तुम राजा रहोगे भाई साहब, तुम्हें वहां पे राजा नहीं बन के बैठेंगे, बट अब तुमको हमको देना है टैक्स, पैसा। तो भाई साहब पूछेगा अकॉर्डिंग टू द अशोक, अकॉर्डिंग टू द हमारे प्रयाग प्रशस्ति, हाउ मेनी किंग डिफीटेड बाय द समुद्रगुप्ता? तो 9 + 12 कितना होता है? 12 9 21, ठीक है। अगर यहां पर देखेंगे हमारे हरिसेन ने जब ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी तो वहां पे कोई डेट नहीं लिखी भैया ये डेट चल रही है, ये चल रहा है। तो इसलिए यहां पर इतिहासकार इसको समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ कराने से पहले की ये कृति मानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जब उसने कराया और 100 युद्ध जीते थे, उसके पहले ये जो है युद्ध जीत चुका था। तो ये बातें जो है अशोक पिलर में आप यहां पर देख पाएंगे। और ये बातों को देखते हुए वीए स्मिथ ने कहा भाई ये तो भारत का नेपोलियन है। हम तो कह रहे नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, समुद्रगुप्त बोलना चाहिए था ना, यूरोप का समुद्रगुप्त बोल देते चलता। समझे कि नहीं? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया गुप्ता पीरियड में हमारे धीरे धीरे से विक्रमादित्य आए, वो मध्य प्रदेश मतलब अवंती की तरफ जाकर के उनका ज्यादा रुझान हुआ। फिर उसके बाद से कुमारगुप्त, जैसा कि आपने देखा कि एटा में उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। फिर उसके बाद से हमारे स्कंदगुप्त और हमारे धीरे धीरे से डिक्लाइन करती है। विष्णुगुप्त इनके अंतिम राजा बनते हैं। लेकिन इलाहाबाद हमारे जो है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में और क्या क्या इंपैक्ट डाला गुप्ता राजाओं ने, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले गुप्ता पीरियड का ये दशावतार टेम्पल, दशावतार टेम्पल। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से भी कुछ पूछते हैं, आप लोगों को भी क्लास में लेके आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, कहां पर आपको ये दशावतार देखने को मिलेगा? हिमांशु का जवाब आ चुका है और हिमांशु बोल रहा है सर देवरिया होना चाहिए, राहुल बोल रहा है सर देवरिया होना चाहिए, हिमांशु ललितपुर बोल रहा है, आदित्य बोल रहा है सर हम भी अपने त्रिपाठी जी के साथ जाएंगे, तिवारी जी है, देवगढ़, देवगढ़ अंकित ने बोला, बहुत बढ़िया। और है पांडे जी साथ बैठी हुई हैं, प्रज्ञा पांडे बताओ, झांसी में अब्दुल ने बोला, बहुत बढ़िया।
अब्दुल नसर झांसी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे हाँ तिवाज ने बोला कि सर देवगढ़ होना चाहिए, ठीक है भाई, तुम्हारी बात हमने सुन ली। शिखा ने बोला सर झांसी होना चाहिए। तो जो देवगढ़ हमारा जो दशावतार टेम्पल है, सबसे पहले ये आपको उत्तर मध्य भारत में हमारे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 6वीं शताब्दी, मतलब लेटर हमारा जो गुप्ता पीरियड है, डिक्लाइन जब होने लगा था, उस समय में इसको बेतवा नदी के किनारे बनाया गया है ना। ये एक विष्णु जी को समर्पित मंदिर है, ठीक है। यहां पर तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि ये हमारे देवगढ़ हमारी जगह है बेतवा नदी घाटी में, वहां पर ये मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम है ललितपुर। तो त्रिपाठी जी और तिवारी जी जो बोल रहे थे, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है हमारे, ये विष्णु जी को समर्पित है, बेतवा नदी वैली पर उत्तर प्रदेश में। इसको नागरा स्टाइल में बनाया गया है। कौन सी? नागरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। और ये 500 ईस्वी का इसका कार्बन डेटिंग करने पे पता चलती है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे यहां पर जो दशावतार मंदिर है, ये भगवान, यहां पे अगर आप इस मंदिर को देखेंगे, यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, यहां पर आपके जो है, यहां पर देखेंगे तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को बनाया गया है। और यहां पर एक शिखर हुआ करता था, लेकिन अब ये शिखर किसी ने विध्वंस कर दिया, कट गया, टूट गया। ये शिखर हुआ करता था। ये नागरा स्टाइल का मतलब ये हमारे पंचायतन, मतलब आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये हमारा पेंटागोनल टाइप में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हमारे चबूतरे हैं, ये नागरा स्टाइल होती है। चारों तरफ अगर चबूतरे बने रहते किसी मंदिर के तो वो नागरा स्टाइल होता है आपका, ठीक है। अब इसको और डिटेल में जरा देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये भगवान विष्णु जो है इस तरीके से लाइंग उनकी प्रतिमा है, जहां पर उनके 10 अवतार जो है ना, भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है वो यहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये झांसी से 125 किलोमीटर दूर है। जो लोग यहाँ पे झांसी बोल रहे थे, वो झांसी से 125 किलोमीटर दूर ललितपुर पड़ता है। और ललितपुर में भी देवगढ़ नाम की एक जगह है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देवगढ़ जगह पड़ती है, वहां पर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा बेतवा नदी घाटी में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दशावतार मंदिर जो है, ये एक बहुत ही, इसका जो आर्किटेक्ट है बहुत ही ज्यादा शानदार है, तभी इतने सालों से टिका हुआ है। ये देवगढ़ स्थान पर हमको देखने को मिलेगा। ये भगवान विष्णु के 10 अवतार को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता, जरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, शिव, पार्वती और इनके बेटे कार्तिकेय हैं, इंद्र हैं, और हमारी 2 नदियों की भी यहां पर दिखाई गई है। कौन सी है? गंगा और यमुना। ये नदियों को भी यहां पर दिखाया गया है। तो फिर से देखेंगे कौन कौन से? शिव, पार्वती, उनके बेटे कार्तिकेय, इंद्र, ये 4 हो गए हमारे देवी देवता। और गंगा और यमुना, ये हमारी नदियों को भी यहां पर दिखाया गया। क्लियर है सिखा बात की नहीं? अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये मंदिरों को चारों दिशाओं से मंदिर में प्रवेश करने के लिए मंदिर में चबूतरे, सभी पक्षों से हमारे मध्य में सीढ़ियां दी गई हैं, मतलब चारों तरफ चबूतरे जैसा कि आप लोगों ने देखा, और उनके मध्य से सीढ़ियां दी गई हैं, ठीक है। मंदिर का मुख पश्चिम की तरफ है। मंदिर का जो हमारा, अगर आप देखेंगे, मुख है ये पश्चिम की तरफ है, और दक्षिण की ओर थोड़ा सा ये विचलन है, थोड़ा सा डेविएशन जो है वो साउथ की तरफ है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन गर्भगृह है, जहां पर हमारे मुख्य मूर्तियां हैं, वहां पर सूर्य की किरणें ऑटोमेटिक पड़ती हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, दशावतार टेम्पल इज अ फर्स्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल विथ अ शिखा। शिखा के साथ बनाया गया नॉर्थ इंडिया का पहला मंदिर है दशावतार। हालांकि शिखर को काट दिया गया है ना। अब ये हिस्सा गायब हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। भाई साहब ये इतनी गाथा क्यों बताए? पहले हम इतनी गाथा नहीं पढ़ाते थे, पहले हम सिर्फ जो है वो थोड़ा बहुत बताते थे, क्योंकि अब तुम्हारा जो पेपर 6-7 है ना, जो गेम चेंजर है, पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? होना चाहिए ना नॉलेज, तभी तो उसको स्किल में कन्वर्ट कर पाओगे। हिमांशु, आदित्य, बोलो भाई। नहीं, यहां पे बनवाने के सबूत जो है वो कई सारे जो गुप्ता पीरियड के जो कई सारे राजा थे ना, डिक्लाइन एज में हो रहा था, तो बहुत कम कम समय के लिए, स्कंदगुप्त के बाद से हमारे बहुत कम कम समय के लिए जो है वो राजा बन रहे थे। तो यहां पे जिक्र नहीं है किस राजा ने, बस गुप्ता पीरियड का है। और आप लेटर गुप्ता पीरियड बोल देंगे, है ना, जो मतलब बाद वाला गुप्ता पीरियड था, उस समय के राजाओं ने बनवाया हुआ। ठीक है मानसू, क्लियर है? अरे सही है ना? चलिए, तो अब भैया दशावतार का मंदिर हो गया। अब हम चलते हैं हिमांशु, करुणा, अब्दुल, कानपुर में। कानपुर में भी हमारे
गुप्ता पीरियड का एक मंदिर देखा गया। देख रहे हो भाई साहब, ऐसा मंदिर जो है ये 1857 की फोटो है। 1857 की फोटो। ये भितर गांव के कानपुर जिले का एक छोटा सा मंदिर है जो कि प्राचीन ईंट से निर्मित है। भितर गांव कानपुर में एक छोटा सा गांव है जिसपे हमारे प्राचीन ईंट से इस मंदिर को बनाया गया है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई, अब देखो मंदिर को क्या किया, ऐसा मिला थोड़ा बहुत यार रिक्रूटमेंट कराया गया, नहीं तो डिक्लाइन हो रहा था, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने चेंजमेंट किया है ना, ताकि ये टिका रहे। ऊपर का हिस्सा वैसा ही है, नीचे के हिस्से को हमने यहां पर परिवर्तित किया। अब ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, है ना, कुछ इस तरीके का आपका ये दिखाई देता है। तो ये भितर गांव का ये कानपुर का मंदिर है। ये भी अगर आप देखेंगे तो गुप्ता पीरियड के समय का है, मतलब 5वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर है ना। कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के शासन काल में इस मंदिर के बनाने के मिलते हैं, लेकिन किसी राजा ने यहाँ पर लिखवाया नहीं गया है। बट ये गुप्ता काल का मंदिर है। यहाँ पर भी भगवान शिव और विष्णु को समर्पित ये मंदिर है ना, भितर गांव का, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं गुप्ता पीरियड के दो और स्तंभ जो कि आपको यहां पे बताना चाहेंगे। गढ़वा कहां पर है, प्रयागराज इलाहाबाद में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त, मतलब ये पिताजी हैं और ये उनके बेटे हैं, इन दोनों के ये देखिए गढ़वा है, यहां पर हमें शिलालेख मिलते हैं। तो गढ़वा में कौन से दो गुप्ता राजाओं के शिलालेख हैं, गढ़वा कहां पर है, तो इलाहाबाद में है। दो गुप्ता राजा, एक का नाम स्कंद गुप्त है और दूसरे का नाम हमारे कौन है, कुमार गुप्त है। पिताजी कुमार गुप्त हैं और बेटे जो है स्कंद गुप्त हैं। इन दोनों के आप पढ़ पाएंगे। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है भिटारी का हमारे स्तंभ शिलालेख। गाजीपुर आपने बनारस के हाँ, नागरा स्टाइल में। तो भिटारी जो हमारे इंक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो भिटारी जो है ये गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर स्कंद गुप्त ने शिलालेख को इस हमारे पिलर इंक्रिप्शन को लिखाया हुआ है। और यहां पर पुष्पमित्र, ये शुंग नहीं है, वो तो बहुत पहले चले गए, पुष्पमित्र और स्कंद गुप्त के बीच के युद्ध का वर्णन है। पुष्पमित्र जो है ये हमारे बहुत ही शक्तिशाली और हमारे बाहर के राजाओं से इसको क्या मिला हुआ था, एक तरीके से गोमती और गंगा का मिलन होता है यहाँ पे, बिल्कुल। तो पुष्पमित्र जो है इसको बाहर के राजाओं से बहुत समर्थन मिला था और स्कंद गुप्त को अपने साम्राज्य को बचाने की क्या थी, होड़ थी। अपने पूर्वजों का जो है वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनके इज्जत दांव पे लगी हुई थी। इस भिटारी के अभिलेख में लिखा हुआ है 10वें पैराग्राफ में कि स्कंद गुप्त उस रात पूरी रात सोया नहीं और बीच युद्ध के एक दिन पहले वो पूरी फर्श पे, ठंड के उस पूरी फर्श पर वो नंगे पांव टहलता रहा, पूरी रात वो जगा रहा कि किस तरीके से मैं इस युद्ध में पार पाऊं। तो भिटारी का जो अभिलेख है ये पुष्पमित्र और स्कंद गुप्त के युद्ध के बारे में है, जो हमारे स्कंद गुप्त ने इस युद्ध को इसको शिलालेख को लिखाया है, जो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये भिटारी का अभिलेख है गाजीपुर में, जो स्कंद गुप्त और पुष्पमित्र के युद्ध के बारे में पूरी बात लिखी है। और अंत में पुष्पमित्र को स्कंद गुप्त ने इस युद्ध को में स्कंद गुप्त की विजय हुई थी और पुष्पमित्र हार गया था। और ये यहां पर कहानी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है गुप्ता पीरियड हो गया। और यहां पर जितनी बातें थी वो मैंने आपको बताई, लेकिन कुछ मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मोटी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें गुप्ता एम्पायर की यहाँ पे आप लोग एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रयाग पिलर मेंशन, जो हमने अभी आपने प्रयाग स्तंभ देखा था, इसको हमारे जो शाहरुख खान साहब है, अरे शाहरुख खान नहीं, अशोक हैं, इन्होंने रानी कारवाकी के लिए बनवाया था, इसलिए इसको क्वींस हमारे रिकॉर्ड भी बोला जाता है। यहां पर उन्होंने क्या क्या किया अपनी रानी के लिए सब लिखवा दिया। तो अशोक जो है एक मूवी आई थी, पता नहीं तुम लोगों ने देखी है कि नहीं, पठान तो देखी होगी है ना। कौन सी मूवी आई थी, अशोका, बहुत पहले आई थी, बहुत पहले आई थी। उसमें शाहरुख खान साहब जो है वो अशोक का किरदार निभाए थे और कारवाकी जो है वो करीना कपूर बनी थी, है ना। कारवाकी जो है राहुल कौन बनी थी, करीना कपूर बनी थी। तो एक दिन अशोक जो है वो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने जो जो दिया है सब लिखवा देंगे। तो रानी कारवाकी को इन्होंने जो जो चीजें इन्होंने डिवोट की, जो जो चीजें उनको दी, वो सारी जो डिवोशन है, सारा का सारा डोनेशन है, वो इन्होंने इस पे लिखवा दिया, जिसको बाद में
प्रयाग प्रशस्ति जिसपे आप देखते हैं, तो क्वींस रिकॉर्ड के रूप में भी इस पिलर को हम लोग जानते हैं। काशी का सबसे पहला जो हमारा उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इसकी स्थापना देवोदास ने की थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया था। इसमें 4 सिरों को हम राष्ट्रीय सिंबल के तौर पे देते हैं। सब कुछ हमने आपको ये पढ़ा दिया है। अब भैया हमारे गुप्ता पीरियड के बाद क्या होता है उत्तर प्रदेश में, है पाटलिपुत्र से क्या फिर से उत्तर प्रदेश में हमारा केंद्र बिंदु बनता है? वो कौन सी ऐसी जगह है जो पाटलिपुत्र के बाद अब भारत के मुख्य केंद्र में आने वाली थी, जहां से इंडिया चलने वाला था? ये हमारे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। कोई इस जगह का नाम बता सकता है? उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तिवारी ने बताया सर कन्नौज। अच्छा जी, अंकित ने बोला सर कन्नौज। कन्नौज से कोई है क्या यहाँ पे? परफ्यूम सिटी से कोई है? पास में ही कन्नौज। अच्छा हाँ पता है कन्नौज हमको। तो ये पोस्ट गुप्ता पीरियड की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमारे पुष्प विभूति वंश भारत में आया, है ना। पुष्प विभूति वंश जिसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। हमारे 7वीं शताब्दी में सबसे बड़े साम्राज्य के होने के नाते इसने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत को कवर किया। अब यहाँ पे राज्यवर्धन के बाद आपको वो पूरी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वहां तो भाई एक एक दिन में एक एक टॉपिक, हम तो यहाँ एक दिन में 5 टॉपिक खत्म कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे राज्यवर्धन के बाद, है ना, प्रभाकर वर्धन के बेटे राज्यवर्धन और उनके छोटे बेटे हर्षवर्धन को राजगद्दी मिलती है। 590 में थानेश्वर के जो राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ पर इनका जन्म होता है और उसके बाद से अपने बड़े भाई के बाद ये राजगद्दी पर बैठते हैं। हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज को केंद्र बनाते हैं। ठीक है। 448 ईस्वी में हूड़ राजा, तोरनमल राजा, मिहिरकुल में मथुरा, है ना, कन्नौज तथा कौशाम्बी पर आक्रमण किया और कन्नौज के राजा मौखरी नरेश ने ईशान वर्मन जिनका नाम था, उन्होंने हीड़ों को पराजित कर दिया। भाई साहब देखिए अटैक हो रहे हैं, धमाधम अटैक हो रहे हैं इंडिया में, और एक साम्राज्य का राजा जो है उसने सभी राजाओं को हरा दिया। तो वो राजा था कन्नौज का, और ये कन्नौज के राजा की तूती बोलने लगी, और कन्नौज जो है वो अब हमारा गुप्ता पीरियड के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट जगह बन गई, और उसका नाम था ईशान वर्मा। जैसे कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी एक हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, फिर देखो तुम्हारे घर की जो धाक है वो पूरे मोहल्ले में गूंजेगी, पूरे गांव में गूंजेगी, पूरे शहर में गूंजेगी। तो सेम भाई साहब ने किया। हमारे जो मोखारी नरेश है ईशान वर्मा ने हूणों को पटक दिया, और पटकने के बाद अब सब लोग देखने लगे, भाई साहब यही कन्नौज का राजा है ना, यही है हिमांशु तिवारी ना जो अभी सेलेक्ट हुआ है, देखो भाई। तो यही जो है हमारे कन्नौज के राजा ने ईशान वर्मा ने हराया, और कन्नौज पाटलिपुत्र की जगह पे सबका ध्यान केंद्रित यहां पे हो गया, है ना। अब कन्नौज में जो हमारे राजधानी बनाने वाले थे वो थे हर्षवर्धन। 599 में इनका जन्म हुआ और 647 तक इन्होंने हमारे भारत पर राज्य किया। इन्होंने कन्नौज को 606 पर एक्वायर कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया, और यहाँ की कैपिटल बनाई थानेश्वर और कन्नौज को। थानेश्वर और कन्नौज जो है यहाँ पर कैपिटल बना दी। पहली कैपिटल थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है, और दूसरी कैपिटल कन्नौज को बनाया। यहां पर अगर देखेंगे तो अपने साम्राज्य को ये फैला रहे थे, फैलाते फैलाते साउथ इंडिया में पहुंच गए। अब साउथ इंडिया में पहुंच गए भाई, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब वहां पे चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन ने कहा भाई साहब कहां चले आ रहे हो, मतलब नॉर्थ इंडिया से चलते चलते भाई साहब नर्मदा नदी के जो नदी है, नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश में, भयंकर लड़ाई हुई, और ये जो है पुलकेशिन सेकंड ने अपने एहोल के इंक्रिप्शन में, कर्नाटक में हमारे एहोल का इंक्रिप्शन है, वहां पर अगर आप देखोगे एहोल के इंक्रिप्शन में इन्होंने इस युद्ध का जिक्र किया हुआ है। हर्षवर्धन को हरा करके कहा कि देखो भैया उधर ही रहना, इधर नहीं आना। तो हर्षवर्धन को हार का भी सामना करना पड़ा, है ना। युद्ध होंगे तो यार कभी जीत होगी कभी हार होगी, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। अरे हार जीत तो लगी रहती है, इस जीवन में आए हो तो हार और जीत से डरना नहीं है। हर्षवर्धन हारा तो था,
क्या फिर भी हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। तो याद रखिए, लड़ना बहुत जरूरी होता है और उस लड़ाई को जो है ना एंजॉय करना चाहिए। जो तैयारी का पीरियड है ना, इसमें डिप्रेशन नहीं चलना चाहिए। सर हमारा तो क्लास ही लॉग इन नहीं हो रहा है सर हमारा जो है कोर्स छूट गया है, परेशान नहीं होना है। हाँ, मजे के साथ पढ़िए, एंजॉय करिए, एंजॉय करेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। देखो देखिए सोनिका ने बोल दिया ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमारे यहां पर जो हर्षवर्धन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कन्नौज को राजधानी बनाई और ये जो है नर्मदा नदी के किनारे इसको रोक दिया गया। वेनस्यांग जो है इसके शासन काल में दौरा किया था, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। हर्षवर्धन ने कई सारी किताबें लिखी, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। बाण भट्ट उसके दरबार में थे, जिन्होंने हर्षचरित नाम की किताब भी लिखी। कन्नौज में इन्होंने 643 में एक सभा की। 643 ईस्वी में कन्नौज में इन्होंने सभा की थी, जहां पर जो है इन्होंने वेनस्यांग को अपना महायान धर्म के लिए अनुयायी भी चुना, है ना। तो वेनस्यांग इन्हीं के शासन काल में आए थे। अगर आप यहां पर बात करेंगे तो हर 5 साल में ये जो हर्षवर्धन है प्रयाग में सभा लगाता था, जिसको आप लोग कुंभ मेला बोलते हो। और ये इतना बड़ा दानी था कि प्रयागराज में सब कुछ दान कर देता था। सब कुछ ध्यान, अपना ध्यान सब कुछ करके ये प्रयागराज में आ जाता था। ठीक है ना। सेरेमनी बिगेन विद द वर्शिप ऑफ शिवा। हमारे यहाँ पर जो है वो सिर्फ बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, वो 100 संप्रदाय को भी मानता था, सूर्य की भी पूजा करता था और बहुत बड़ा दानी था, बहुत दान करता था। लेकिन एक ही दिक्कत हो गई, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे इसकी मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, साम्राज्य सर्व से ढह जाता है और छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है। वो कन्नौज जो कि इतना बड़ा केंद्र था यहाँ का, हर्षवर्धन के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं, पूरा साम्राज्य ढह जाता है। और साम्राज्य ढहने के बाद अब यहां पर कन्नौज पर किसका राज्य होगा? ये इतना बड़ा हमारा केंद्र बिंदु कि इस पर किसका राज्य होगा? 3 पक्षों में युद्ध होने लगता है। हमारे यहां पर जो है उत्तर पूर्व के जो हमारे बिहार बंगाल पे कब्जा करके बैठे थे पाल, हमारे यहां पर साउथ के राष्ट्रकूट और हमारे पश्चिम से गुज्जर प्रतिहार, ये लोग जो है कन्नौज को लूट करने के लिए, कन्नौज को अपने कब्जे में करने के लिए तीनों के बीच में भयंकर त्रिपक्षीय हमारा युद्ध होता है ना। हर्षवर्धन के साम्राज्य के पूर्व ये क्यों इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे? क्योंकि अब ये राजनीतिक का बहुत बड़ा केंद्र हो गया था। यहां पर कब्जा करने का मतलब कि आप पूरी की पूरी गंगा वैली के ऊपर कब्जा कर ले रहे, जहां पर हमारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। पूरी की पूरी गंगा वैली कब्जा कर ले रहे हैं। और गंगा वैली के साथ जो कनिष्क ने सिल्क रूट बनाया था, सिल्क रूट के ऊपर भी आपका कब्जा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आय का स्रोत था, बहुत बड़ा हमारे व्यापार का स्रोत था, जिसके ऊपर यहां पर कब्जा करने के लिए ये तीनों साम्राज्य, है ना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, आपस में इनके बीच में संघर्ष होता है। ठीक है ना। अब संघर्ष क्यों होता है? यहां पे रूल कौन कर रहा था? तो यहां पर हमारे 8वीं और 9वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के जाने के बाद 3 राजा जो है यहां पर रूल किए। एक थे इंद्रायुध, वीरायुध और चक्रायुध। ये ऐसे राजा थे जिनको बहुत आसानी से हराया जा सकता था। और यहां पर इतना संपन्न राज्य, ये जो इसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको लूटने की इच्छा राष्ट्रकूटों ने कहा कि इनको पंडर्ड करते और यहां का कब्जा कर लेते। जब राष्ट्रकूटों ने जब इच्छा जताई तो इसके साथ साथ पालों ने और फिर हमारे जो गुज्जर प्रतिहार है उन्होंने कहा कि हम पीछे क्यों रहे, तो इन लोगों ने भी यहां पर युद्ध करना शुरू किया। अब ये युद्ध जो है वो हमारे ये युद्ध जो है ये काफी हमारे समय तक चला। अगर आप देखेंगे तो ये युद्ध 2 शताब्दियों तक चला। यहां पर फाइनली अगर देखेंगे तो राजपूत प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकंड ने इस युद्ध को जीता और यहां पर 3 शताब्दियों तक रूल किया। तो नागभट्ट सेकंड जो है 3 शताब्दियों तक यहां पर रूल किए और प्रतिहार वंश अगर आप देखेंगे यहां का मुख्य विजेता घोषित किया गया। हालांकि समय समय पर धर्मपाल को भी ये मिल गया था, लेकिन जो मुख्य विजेता रहे वो थे हमारे प्रतिहार वंश के नागभट्ट। और हमारे राजा भोज जो है यहां पर रूल किए, जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा युद्ध 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में समाप्त होता है। लगभग 2 शताब्दियों तक ये युद्ध चलता है और फाइनली प्रतिहारों के बीच में यहां पर कन्नौज में उत्तरी भारत में शासन किया जाता है। तो उत्तरी भारत में हमारा जो है वो प्रतिहार शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां तक कवर होती हैं। दोस्तों जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट साइट्स बताई हैं
वहां पर जो उनके सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बताया हुआ है उसको ज्यादा फोकस करो। ये तो तुम्हें हिस्ट्री वाले सर भी बताएंगे, लेकिन जो मैं आपको स्पेशल चीज लेके आया हूं, जो सिग्निफिकेंट साइट है, जैसे दशावतार मंदिर हो गया, हमारा जो इंक्रिप्शंस हो गए, हमारी जो साइट्स हो गए, इन पे ज्यादा फोकस रहना है मेरी क्लास में। याद रखना, वही आपको नंबर दिलाएंगे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे जैन प्लेस, जहां पर जैन मंदिर ललितपुर में हमने अभी बात की थी, देवगढ़ जगह है, यहां पर सिर्फ हमारे दशावतार का मंदिर नहीं है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जब हमारे गुज्जर, प्रतिहार, पाल ये सारे आपस में लड़ रहे थे राष्ट्रकूट के साथ, तो यहाँ पर 31 जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ, जो कि हमारे बेतवा नदी के दाहिने तट पर दिखाई देते हैं। हमारे देवगढ़ को देवताओं का किला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 31 जैन मंदिर भी हैं, दशावतार का टेम्पल भी है, और ये बहुत प्राचीन है, जिसकी वजह से आप इनको क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं देवताओं का किला। तो जैन प्लेस भी हमारे देवगढ़ में आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमारे देवगढ़ का जैन मंदिर है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये हमारे लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी हमने यहाँ पे साइट बताई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी किसी को कुछ बात बोलनी है, वो बोल सकता है, अपने हाथ उठा करके कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकता है जल्दी से। हम पूछेंगे कल, है ना। हम यही इसी क्लास से जितना भी आज पढ़ाया हुआ है, जितने भी स्तूप पढ़ाए हैं, जितने भी हमने साइट बताई हुई है ना, ये सारा का सारा पूछेंगे। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश। वहां पे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी थी, हमारे जो दिल्ली सल्तनत का पूरा टेन्योर था, जो कि पूरा का पूरा हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास में हुआ, जो शहर बसाए गए। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे अपने मुगल साम्राज्य में, जब आगरा शहर का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए आपकी डेली क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। क्लास में आओगे, क्वेश्चंस लगाओगे साथ में बैठ करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाँ, पीडीएफ नवनीत हो चुकी है, अभी मुझे बताया हुआ है, पीडीएफ हमारी अपलोड हो चुकी है, जैसा कि अभी बताया हुआ है। तो यहाँ पे कविता कुछ बोलना चाहते हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। टेस्ट सीरीज तो शायद हमारी ओपन हो गई होगी, आपकी पार्ट टेस्ट सीरीज जो है, इसमें अगर आपने बैच से होगे तो आप देख पा रहे होगे। चलो बोलो कविता, क्या बोलना चाहते हो। तुम्हारा माइक मैंने ऑन कर दिया है, बोलो। हाँ बोलिए। एक्चुअली मुझे था कि अभी आपने कहा कि पैनिक नहीं होने का, हाँ हाँ क्लास छूट रही है ना, हाँ तो ठीक है, वो तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, पर अभी उसका रिजल्ट ये हुआ कि अभी अब मैंने जो कुछ भी सुना समझा वो सब मेरे सर के ऊपर से गया। और मैं पिछले 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ लॉगिन इशू के चक्कर में, तो वो कभी आईडी पासवर्ड नहीं हो रहा है, कभी लॉगिन नहीं हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये इशू आता है, मतलब स्टेटस ऑफ माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और हमने मतलब क्लासेस करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, पर अभी तक का ये रिजल्ट रहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये लॉगिन, तो प्लीज आप इसको प्लीज सही कराइएगा। तो आपका जो टेक्निकल टीम से बात हुआ क्या, आपका जो टेक्निकल टीम है उससे बात हुआ क्या। मैं पिछले 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, मेरी आज जाके बात हुई है। तो ये कहना था। तो क्योंकि लॉगिन इश्यूज और ये सारी चीजें वो टेक्निकल टीम तक ही मैं भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद ही टेक्निकल जो सारी चीजें होती है वो तो वही देखते हैं। तो अगर वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो मैं, अगर आपने बात कर लिया तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी यही बात उनको बताऊंगा कि कविता हमारी क्लास में है, उनको लॉगिन इशू हो रहा है, वो क्लासेस प्रॉपर देख नहीं पा रही है ना। तो ये मैंने आपको कहा क्योंकि आप इफेक्टिव अथॉरिटी हैं, दैट्स इट। हाँ ठीक है, मैं बात करूंगा, मतलब मैं बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपकी बात मैं पहुंचा दूंगा। देखी हुई है लास्ट की अच्छा। और अभी की, तो क्लासेस बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो कविता कल हम आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल प्रॉपर थैंक यू। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी। मैं सारी चीजें अंकित, आपकी जो भी क्वेरीज है आप लोग एक बार लिख दीजिए, तो मैं सारी चीजें एक साथ समराइज करके मैं एक एक चीजें करके पूछ लूंगा उनसे,
और आपको कल की क्लास में जैसे कि अंकित ने पूछा सर टेस्ट सीरीज कब से मिलेगी, तो वो भी बता दूंगा। और कविता ने जैसे अपने लॉगिन इशू की बात की, तो ये भी उनकी बात मैं पहुंचा दूंगा। और किसी के मन में कोई कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो मेरे को बताओ, क्योंकि मैं सारी चीजें एक बार में ही बात करूंगा उनसे, ठीक है। किसी को भी कोई इशू कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से फटाफट। सर वैदिक काल की आपकी वाली वीडियो नहीं है। अरे पूरा का पूरा एक ही वीडियो है, उसमें सब कुछ हमने कवर किया हुआ है, करुणा उसको जाके देखना। वैदिक काल में हमने जो महाजनपद वगैरह की बातें की थी वो एक बार देखिएगा, कल ही की एक ही क्लास है। पीडीएफ अपडेट नहीं है, ठीक है। सर प्लीज अनम्यूट मी, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क। अब्दुल कुछ पूछना चाह रहा है ठीक है, अब्दुल पूछेगा। ठीक है ठीक है, अपलोड अभी तो किसी ने मुझे बताया कि अपलोड हो चुकी है। सर माई कोर्स में दोनों वीडियो एंड पीपीटी अपलोड है। देखो करुणा कुछ बोल रही है, जरा उसकी बात भी सुन लो ना। चलो अब्दुल की हम लोग बात सुनते हैं। हाँ बोलो अब्दुल। अब्दुल आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ तो दिक्कत है आपके माइक में, ठीक है। ठीक है चलिए, तो अब्दुल के माइक में कुछ दिक्कत है, एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं, कुछ तो उसके माइक में दिक्कत है। कोई बात नहीं अब्दुल, तो अपनी बातें लिख सकते हो चैट में मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज में कुछ माइक में दिक्कत आ रही है ठीक है, तो एक बार दोनों क्लासेस की पीडीएफ और बोल सकते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास अपलोडेड है यहाँ पे बता रहे। फिर भी मैं एक बार अपनी टीम को बोल दूंगा जिससे कि आपको दोनों क्लासेस की वीडियोस और ये वाली पीपीटी मिल जाए, है ना। ये वाली पीपीटी मिलना जरूरी है, जो कि मैंने तैयार की हुई है, जिससे कि आपको वो सारी जानकारी मिल जाए। क्योंकि मैं जब हिस्ट्री खत्म होगी तो मैं टेस्ट लूंगा, और मुझे नहीं सुनना है कि सर मैंने रिकॉर्डेड नहीं देखा, सर मेरे को पीडीएफ नहीं मिली। उसके पहले ही सारी चीजें रिजॉल्व कर लो, बिकॉज मेरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपका मेरे से एक ही रिस्पेक्ट है, रिजल्ट। और मेरे को रिजल्ट चाहिए। अभी आपको जो भी दिक्कत है वो मेरे को बता दो, क्योंकि मैं जब भी ये खत्म होगा पहला टॉपिक हिस्ट्री का, मैं लूंगा टेस्ट आधे घंटे, और वहां पे मुझे किसी का एक्सक्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं और मैं उस पर ही काम करता हूं, ठीक है। सोनिका कुछ बोलना चाहते हैं भाई चलो भाई सोनिका, तुम्हारा मैंने माइक ओपन कर दिया, बताओ कुछ बोलना चाहते हो। ठीक है, अब्दुल बोले सर हमारा एसआईपी प्लस शेड्यूल शेयर्ड नहीं है ठीक है, ये भी बात मैं आपकी पहुंचा दूंगा, ठीक है। और कुछ कोई बोलना चाहता है गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सोनिका। सर मुझे बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो पीपीटी या कुछ क्लास अपलोड नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ तो रिकॉल कर पा रही हूँ कल की क्लास का। बट अगर प्रॉपर पीपीटी अपलोड हो जाए तो एटलीस्ट मैं एक ही बार में सारा रिकॉल कर लूँ, तो मुझे बार बार नोटबुक खोलने की नीड ना पड़े। यस यस, ये वाला जो पॉइंट है सबका ही है कि सर वो पीपीटी और वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैं एक बार सारा चीजें अपने टीम से बात करके आपको अच्छे तरीके से मैं कल रिप्लाई करता हूँ कि ये कैसे जो है सारी चीजें अपलोड हो जाए और ये पीपीटी भी मिल जाए। जैसे सर इसमें ड्राफ्ट पीपीटी एंड पीडीएफ सर तीनों चीज होंगी। आई होप तीनों चीजें तो होनी चाहिए, खासतौर पे अगर ये वाली अगर मेरी क्लास की तो आपको ये वाली पीपीटी मिल जा रही है, तो आई होप आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा मेरी क्लास के लिए। हाँ सर बिजनेस ओनली, और जो आपकी जो वीडियोस है ना सर उतना मिल जाए तो वो रिकॉल करने के लिए चीजें बहुत इजी है। ठीक है ठीक है, यू टीच वेरी वेल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनिका। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरीके से सिखाए, और मुझे थोड़ा सा क्या है ना कि मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। अभी प्रज्ञा कुछ बोलना चाहती है हाँ प्रज्ञा। सर व्हाट इज द वेटेज ऑफ यूपी बेस्ड क्वेश्चंस इन द कंप्लीट पेपर। तो अब्दुल अगर आप यूपी बेस्ड पेपर की अगर बात करेंगे तो यूपी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कई सारे पूछे जाएंगे आपको। वेटेज तो एक्चुअली नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप पूरे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि
आपके प्री के एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। पूरे करंट अफेयर्स, यूपी का हिस्ट्री, यूपी का इकोनॉमिक्स, यूपी का बजट, यूपी की ज्योग्राफी, वहां से आपको कम से कम तो इतने मिलने ही वाले। और अगर हम लोग पेपर्स ऑप्शनल की जगह पर अगर देखेंगे तो यूपी को स्पेशली ऐड किया जा रहा है, तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने पड़ेगी। अब गुड स्कोर तो आप अब जितना मैक्सिमम खींच पाओ, है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। और यहाँ पे और भी कोई बड़ा मजा आया क्लास में, कल और मजा आने वाला है। कल हम लोग मिडिल हिस्ट्री की बात में जाएंगे, है ना। और सबको ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आई होप अलग से ही कराएंगे यार। गौरी शंकर, आपको कंटेंट की कमी तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी चीजें, क्लास में जाओ, एग्जाम में जाओ तो आपको लगना चाहिए यस यार ये क्वेश्चन तो हमको आता है और ये दूसरों से अलग बनाता है ना। वो तो सब लोग करेंगे, भारत का नेपोलियन कौन था, लेकिन अगर आप यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन कराते हो जो दूसरे नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है आप उनसे आगे निकल रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे वो तुमको बनाना है, और मैं तो तैयार हूं, बस आपको अब मेहनत करना है। एक सही जगह पे आए हो, ठीक है। और भी कोशिश करेंगे, और भी मेहनत करेंगे, और भी अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद गाइस, एंड मिलते हैं अपनी कल की क्लास में शाम को 6 बजे। टिल देन हैव अ गुड डे।